अभिषेक एसपी सर, स्वागत करता हूं आपकी इसके प्यारे प्लेटफॉर्म में जो है टारगेट बोर्ड। जल्दी से लाइव आ जाइए। और जैसा कि आप लोग थंबनेल से जान ही चुके होंगे, आज हम लोग जो करेंगे वो करेंगे ऑब्जेक्टिव, और पहले चैप्टर से लेके आखिरी चैप्टर तक, जिसमें लगभग 16 चैप्टर है आपके जीव विज्ञान के 12th की क्लास में। और सारे चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके सेंटअप एग्जाम में आ सकते हैं या आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हैं 2025 के, तो उन सारे क्वेश्चन को हम लोग आज करेंगे। तो जल्दी से तैयार हो जाइए। और जितने बच्चे फिलहाल लाइव हैं सेशन को लाइक कर दीजिए, और जितने लोग फिलहाल इसको शेयर कर सकते हैं उसको शेयर कर दीजिए। तो बच्चों की संख्या बढ़नी चाहिए और आपका मेहनत जुनून यहां दिखना चाहिए, तब जाके इसमें एक बेहतरीन क्लास की शुरुआत और बढ़िया से इसको बनाया जा सकता है। तो जल्दी से लाइव आ जाइए और फिर क्लास को शुरू किया जाए। तो सभी को गुड इवनिंग मेरी तरफ से, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जो भी कहिए। लाइव आइए जल्दी से, और जल्दी से शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ पाए। और बच्चों की संख्या तो लगातार बढ़ी रही है, देख ही रहे हैं हम। और जैसा कि इसके पहले भी हम लोगों ने चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव किया हुआ था, तो उसी से रिलेटेड समझ लीजिए पूरी तरीके से कि 16 चैप्टर आज एक साथ करेंगे। ये आपके 2025 के क्वेश्चन होंगे पूरी तरीके से बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। तो जो बच्चा इस सेशन को पूरा देख रहा है, समझ लो वो पूरे 16 चैप्टर के जीव विज्ञान के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको पूरी तरीके से तैयार कर रहा है। तो देखते हैं कितने बच्चे आते हैं फिलहाल लाइव। और सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वालेकुम अस्सलाम, सत श्री अकाल। जिसका जो जवाब, सबका स्वागत है। जल्दी से आ जाइए बच्चा। चलिए, श्री कृष्ण कुमार केसरी जी आप फिर आ गए, चलिए लौट आए, बढ़िया है, ठीक है। राहुल जी, प्रभा जी, सचिन जी, गुड़िया जी, तेजस, RTI, जितने भी बच्चे हैं, चलो इसी बात पे आप लोगों के लिए एक शेयर हो जाए बताओ तो। अगर एक बार इसी बात पे आप लोगों के लिए एक शेयर हो जाए तो यस सर लिखो कमेंट में, उसके बाद बोले। चलिए, जय हिंद जय हिंद, जल्दी आ जाओ। चलो कहते हैं कि यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, इसके लिए जुनून के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। क्या कि यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, इसके लिए जुनून के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। एक चिड़िया से पूछा गया कि कैसे बनाया इतना बड़ा आशियाना। उसने कहा कि सर, इसके लिए हर रोज उड़ना पड़ता है। तो आपको अगर टॉपर बनना है बच्चा, तो हर दिन पढ़ना पड़ेगा, हर दिन अपने आप को रगड़ना पड़ेगा, हर दिन बैठना पड़ेगा कॉपी पेन लेके, और एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी। प्यास लगने पे कुआं नहीं खोदा जाता, कुआं खोद के पहले से रखा जाता है, ताकि भविष्य में जब बारिश ना हो, पानी की कमी हो, तो हम कुएं से पानी निकाल के पी सके। तो अपने आप को पहले से तैयार रखना पड़ेगा एग्जाम के लिए, और उसकी तैयारी आप आज से, अभी से, कभी से करिए, लेकिन स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, और सबसे पहले लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, और बच्चे आते रहेंगे लाइव। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्लास को, ठीक है ना। चलो, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, 12th बायोलॉजी, जिसमें सेंटअप एग्जाम से रिलेटेड या बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड 16 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव होंगे जो पूरी तरीके से इंपॉर्टेंट होंगे। तो जो बच्चा इसको सिर्फ सेंटअप एग्जाम के लिए देख रहा है, उसको लेके ऐसे मन से जो भी धारणा बना रखी है उसको निकाल दो। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी पूरी तरीके से हेल्पफुल है। और क्रैश कोर्स से आप लोग पहले से परिचित हैं, इसमें सारे टीचर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। क्रैश कोर्स में जो बच्चे फिलहाल अभी इनरोल हैं, वो पढ़ रहे हैं, वो जानते होंगे। अगर आपसे साथ कोई सगा संबंधी होगा तो उससे पूछेगा, सारे टीचर आपको पूरे PDF में क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और थियरी के साथ पूरी तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो 3 चीज़ें आपको आसानी से मिल रही है। पहले इंपॉर्टेंट थियरी, दूसरा फिर मिल रहा है क्या बताओ, दूसरा मिल रहा है आपको क्वेश्चन आंसर, और तीसरा ऑब्जेक्टिव। और बेस्ट परचेज कर सकते हैं आप लोग, सारी चीजें जो भी बोर्ड पे लिखे हुए सब आपको मिलेगा। और इसी के साथ पहला क्वेश्चन, चलो देखते हैं सबसे पहले कौन सा बच्चा इसका आंसर करता है। ठीक, चलो लिखा है, द्विखंडन किसमें पाया जाता है। बेसिक से एडवांस सारे क्वेश्चन है इसमें, ठीक है ना। अमीबा में, पैरामीशियम में, अमीबा और पैरामीशियम दोनों में, इनमें से कोई नहीं। चलो देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है। MD शमशाद जी ने लिखा है 1। चलिए, हमारा भी स्वागत कीजिए सर, स्वागत है भाई आपका भी। चलिए, नमस्ते नमस्ते। पहले का C आंसर आ गया, किसका, त्यागी आई थिंक कुछ करके था, T से नाम था बच्चे का, पहले का C। यस सर। चलो एकदम जुनून के साथ बढ़िया से एकदम पढ़िए और क्लास को एकदम शेयर करिए। द्विखंडन की क्रिया किस में होती है, अमीबा में भी होता है और पैरामीशियम में भी होता है। रीजन उसका अगर पूछ लेगा तो उसका रीजन दोगे, अमीबा और पैरामीशियम दोनों के दोनों एक कोश की जीव है, और एक कोश की जीवों में जनन की क्रिया हमेशा द्विखंडन के कारण होता है, और इनमें केवल समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। अगर लिखना चाहो तो यहां लिख सकते हो माइटोटिक सेल डिवीजन, या इसी को कहते हैं क्या, समसूत्री, एक कोश की समसूत्री,
एक कोशिकीय जीवों में हमेशा समसूत्री कोशिका विभाजन के कारण जनन होता है। तो जितने भी एक कोशिकीय जीव हैं उनमें द्विखंडन। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो दूसरे क्वेश्चन में आता है सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है। पहला अलैंगिक जनन, दूसरा है लैंगिक जनन, तीसरा है ए और बी दोनों, मतलब अलैंगिक और लैंगिक दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। चलो देखते हैं सबसे पहले किस बच्चे का आंसर आता है। ठीक, चलिए बच्चा दूसरे का सी, ए और बी दोनों सूक्ष्म जनन प्रजनन में क्या संभव है। चलो बताओ दूसरे क्वेश्चन का आंसर करो। दूसरे क्वेश्चन का आंसर बच्चा, ओहो दूसरे का ए भी आने लगा, दूसरे का ए भी आने लगा भाई। सूक्ष्म प्रजनन जब भी होगा वो हमेशा अलैंगिक जनन की क्रिया के द्वारा ही होगा, लैंगिक नहीं होगा, क्योंकि इसमें युग्मक का निर्माण होता है, निषेचन होता है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, निषेचन के पहले अर्धसूत्री, निषेचन के पश्चात समसूत्री कोशिका विभाजन की क्रिया होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, दूसरे का ए। चलो तीसरा है जब संतत की उत्पत्ति एकल जनक, एकल जनक को ही क्या कहते हो, एक कोशिकीय, या इंग्लिश में लिखते हो यूनिसेलुलर, क्या लिखते हो यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर द्वारा होता है, तब यह क्या कहा जाता है, लैंगिक जनन कहलाता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। ए और बी दोनों आंतरिक निषेचन एक कोश की जीवों में, अभी पहला क्वेश्चन ही हम बताए हैं, एक कोश की जीवों में हमेशा जनन की क्रिया किसके द्वारा होगी, किस विधि द्वारा होगी। चलो बताओ तीसरे क्वेश्चन का आंसर, तीसरे का बी, मैक्सिमम बच्चे कर रहे हैं पूरी तरीके से सही। अगर एक कोश की है तो बिना सोचे समझे, बिना दिमाग लगाए सीधे टिक करना, क्या अलैंगिक जनन या ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिना किसी सोचे समझे। ठीक, चलो मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। जब भी कहीं पर युग्मक लिखा होगा बच्चा एकदम मन बना लो, चलो कहीं पर युग्मक लिखा होगा उसमें अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की क्रिया में एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, तो युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 23। रीजन क्या पूछेगा, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन अगर पूछ रहा है तो चौथे का बी। पांचवा, अदरक में कायिक प्रवर्धन होता है, जनन की क्रिया कायिक 3 तरीके से, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और कायिक जनन। तो अदरक एक पौधा है जिसका हम तना खाते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना, अदरक का तना खाया जाता है, न जड़ खाया जाता है, न पत्ती खाई जाती है, न फल। अदरक का क्या खाते हो, तना खाते हो। तो कह रहा है अदरक में कायिक प्रवर्धन होता है किसके द्वारा, राइजोम द्वारा, जड़ द्वारा, ट्यूबर द्वारा या बल्ब द्वारा। चलो बताओ कौन सा क्वेश्चन है, पांचवें क्वेश्चन का आंसर, पांचवें का डी बच्चा कर रहा है, अरे वाह। पांचवें का बी नीशु कुमारी जी का, सॉरी ए आया है जो कि पूरी तरीके से सही है, राइजोम। नीशु कुमारी जी ने इसका आंसर सही किया, बाकी बच्चे भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, पर फिलहाल हो सर बायोलॉजी का। चलिए छठा क्वेश्चन, निम्नांकित किसमें पादपकाय अगुणित होता है। अगुणित, देखो अगुणित मतलब गुणसूत्रों की संख्या आधी, द्विगुणित लिखता तो गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी। जैसे मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 तो दोगुनी, गुणसूत्रों की संख्या आधी 23 शुक्राणु और अंडाणु में, तो उसका मतलब अगुणित या हैप्लाइड तो 23। निम्नांकित में से कौन सा पादपकाय अगुणित होता है, मतलब वो उसका शरीर गुणसूत्र उसमें आधे पाए जाते हैं। तो छठवें क्वेश्चन का आंसर कीजिए। चलिए छठवें क्वेश्चन का आंसर, छठवें का सी, ब्रायोफाइट्स। अच्छा उभयचर वाले को टिक कर रहे हो। आल, कृति जी का, सूफिया जी का, विशाल जी का, सलीम जी का, प्रिंस कुमार जी का, पूरी तरीके से आंसर सही है। इनमें से सभी, इनमें से क्या होगा, सभी। सातवें क्वेश्चन पे आते हैं बच्चा, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है तो जल्दी जल्दी बढ़ा जाएगा। पादपों में एम्फीबिया या उभयचर, कहने का मतलब ऐसे पौधे जो जल और स्थल दोनों पे पाए जाते हैं, किससे संबंधित है, शैवाल होता है कि ब्रायोफाइटा होता है कि कवक होता है कि टेरिडोफाइट होता है। इन चारों में से वह कौन सा पौधा है जो जल और स्थल दोनों जगह पर अपना जीवन व्यतीत कर सकता है, बस सीधे ये पूछ रहा है, सीधे सीधे जवाब दीजिए। चलिए सातवें क्वेश्चन का आंसर कीजिए, सातवें क्वेश्चन का आंसर कीजिए बच्चा। चलिए सातवें क्वेश्चन का आंसर, बहुत अच्छा, 1 घंटे में खत्म करना है तो जल्दी करिए। सातवें क्वेश्चन का आंसर, सातवें का बी आ गया कि इसका एस्ट्रो करके कुछ बच्चा है, ब्रायोफाइट्स। जितने भी ब्रायोफाइट्स पौधे होते हैं उन्हें उभयचर कहा जाता है, और उभयचर उन्हें कहा जाता है जो जल और स्थल दोनों स्थानों पर क्या होते हैं, अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है। नहीं वाले क्वेश्चन जैसे ही पढ़ो पहले नहीं घेर लिया करो, नहीं तो क्वेश्चन आपका पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। नहीं को पहले ग्राउंड कर लिया करो, घेर लिया करो।
फीता क्रीम, केचुआ, घरेलू मक्खी और जोंक, इनमें से ऐसा कौन सा जीव है जो उभयलिंगी, उभयलिंगी किसे कहते हो, ऐसे जीव जिनके नर तथा मादा जननांग एक ही शरीर में होते हैं उन्हें कहा जाता है उभयलिंगी। तो इन चारों में से कौन है जिसके नर तथा मादा जननांग अलग अलग शरीर में होते हैं? तो 8वें क्वेश्चन का आंसर करो। हाय सर, हाय बच्चा। 8वें क्वेश्चन का आंसर, 8वें क्वेश्चन का आंसर कीजिए। चलिए बच्चा, 8वें क्वेश्चन का आंसर सी, घरेलू मक्खी, पूरी तरीके से सही आंसर है। घरेलू मक्खी पूरी तरीके से सही आंसर है, ठीक है ना। 8वें क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी। बाकी सब फीता क्रीम, केचुआ और जोंक ऐसे जंतु हैं जिनके नर तथा मादा जननांग एक ही शरीर में होते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है उभयलिंगी। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? क्रैश कोर्स की पहली क्लास में ही पढ़ाए हैं। मुकुलन द्वारा जनन किसके द्वारा होता है? ईस्ट में, पैरामीशियम में, पेनिसिलिन में, इनमें से सभी। 9वें क्वेश्चन का आंसर एकदम आसान है, इसको तो हम ही टिक कर दे रहे हैं, इसको तो आप लोगों को देने की जरूरत नहीं। ईस्ट हो या हाइड्रा हो, ईस्ट और हाइड्रा में जनन की क्रिया हमेशा मुकुलन द्वारा होता है। प्लेनेरिया में हमेशा रीजनरेशन या पुनरुद्भवन की क्रिया होती है। अमीबा, पैरामीशियम में द्विखंडन के द्वारा जनन होता है। इससे ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। तो 10वें क्वेश्चन पे आते हैं। अंडप्रजक क्या है? ऐसे जीव जिनके त्वचा पर बाल उपस्थित ना हो और उनके कान दिखाई ना दे, जैसे सर्प हो गया, मेंढक हो गया, छिपकली, ना ही उसके कान दिखाई देते हैं ना ही त्वचा पर बाल होते हैं। ये जंतु जनन की क्रिया में अंडे देने का कार्य करते हैं और इन्हें अंडप्रजक कहते हैं। और ऐसे जंतु जिनके त्वचा पर बाल उपस्थित हो और उनके कान दिखाई दे, ये जनन की क्रिया में पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देते हैं, इसे सजीव प्रजक या जरायुज जंतु कहते हैं। तो इनमें से सभी कौन सा आंसर होगा? पूरी तरीके से सही होगा इनमें से सभी, क्योंकि सभी जानवर जितने भी ऑप्शन इसमें दिए हैं, मुर्गी, सर्प और मगरमच्छ, वो अंडे देने का कार्य करते हैं और अंडे देने वाले जीवों को हम क्या कहते हैं? अंडप्रजक कहते हैं। चलो बच्चा, एकदम जोश और जुनून के साथ क्लास को शेयर करते रहिए, पढ़ते रहिए, जितना सपोर्ट कर सकते हैं करिए अपने आप को और मुझे भी। सबसे पहली प्राथमिकता अपनी। निम्न में से कौन पौधा जलोद्भिद है? सिंघाड़ा, नागफनी, शीशम, एकेशिया। जलोद्भिद मतलब ऐसे पौधे जो अपना जीवन काल पूरी तरीके से कहां व्यतीत करता है? जल में। तो उन पौधों को हम लोग क्या कहते हैं? जलोद्भिद। सिंघाड़ा, नागफनी, शीशम, एकेशिया। 11वें क्वेश्चन का आंसर करो। चलो 11वें नंबर क्वेश्चन का आंसर करो। आल वाला हो गया, 10वां हो गया। अरे वाह, क्या बात है सर। मेरा नाम लीजिए। नाम आर्मी जी। चलिए, और कुछ? 11वें का क्या लिया बच्चा? ए आंसर आ रहा है पूरी तरीके से झूम झूम के। सिंघाड़ा तो आप लोग खूब खाए होंगे छठ पूजा में, छठी मैया के नाम पे। छठी मैया की जय, सादर प्रणाम, सत सत नमन। 12वां क्वेश्चन, पराग भित्ति, परागकण की बात कर रहा है, परागकण की बात कर रहा है। परागकण, ये दो आवरण होते हैं, एक्साइन और इंटाइन। परागकण कह रहा है इसकी जो भित्ति होती है वो एक स्तरीय होती है, द्विस्तरीय होती है, त्रिस्तरीय होती है या कई स्तरीय होती है? मतलब एक से अनेक होते हैं, उसको गिन नहीं सकते हम लोग। बताइए परागकण में कितने आवरण होते हैं? सीधे सीधे यही पूछ रहा है, सीधे सीधे आप आंसर कर दीजिए। सर मैं 10th में हूं फिर भी मुझे सारा आंसर पता है, पूरी तरीके से तैयारी बढ़िया है बच्चा आपका। चलो 11वां है, 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन का आंसर बी, द्विस्तरीय। जाहिर सी बात है, परागकण में दो आवरण पाए जाते हैं, जिसके बाहरी आवरण को बाह्यचोल तथा अंदर वाले आवरण को अंतःचोल कहते हैं या एक्साइन या इंटाइन कहते हैं। स्पोरोपोलिन और पेक्टिन नामक या पेक्टोसेलुलोज नामक प्रोटीन का बना होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन। वैलिसिनेरिया के पुष्प हैं। वैलिसिनेरिया एक जलीय पौधा होता है जिसमें परागण की क्रिया जल द्वारा होती है और जल द्वारा होने वाले परागण को हाइड्रोफिली कहते हैं। तो पूछता है वायु परागित है, कीट परागित है, जल परागित है कि जंतु परागित है? मतलब वैलिसिनेरिया एक जलीय पौधा और पूछ रहा है इसमें परागण की क्रिया किस विधि द्वारा होती है। चलिए बच्चा एकदम अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। चलिए लवकुश कुशवाहा जी आंसर दीजिए जल्दी से। बम बम यादव, चलो बच्चा आंसर करो। 13वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 13वें का सी बच्चे का आंसर आने लगा, जल परागित पुष्प। ऐसे पौधे जो जल में पाए जाते हैं उनमें परागण की क्रिया जल द्वारा होती है और इन क्रिया को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली कहते हैं। चलो लिख देते हैं, क्या लिखते हैं? हाइड्रोफिली। परागण द्वारा, जल द्वारा होने वाले परागण को हाइड्रोफिली। अनुन्मील परागण वाले पौधों में निश्चित रूप से होता है ऐसे पौधे जिसके जीवन काल में कभी ना कभी पुष्प का निर्माण होता है और लेकिन वह खिलते नहीं हैं, उनकी पंखुड़ियां ऐसे फैलती नहीं है। तो ऐसे पौधे जिनके जीवन काल में कभी ना कभी पुष्प का निर्माण हो लेकिन उनमें पुष्प के प्रकीर्णन की क्रिया ना हो, उन्हीं को अनुन्मील पौधे कहते हैं। और कह रहे हैं उनमें यदि परागण होना होगा तो कौन सा परागण होगा? स्वयं परागण होगा, पर परागण होगा कि दोनों होगा कि इनमें से कोई नहीं? जाहिर सी बात है जब स्वयं परागण होना हो, फूल खिलेगा ही नहीं, तो केवल स्वयं परागण होगा, दोनों तो बिल्कुल नहीं होगा। फूल खिला ही नहीं बच्चा तो बाहर परागण के जाने की तो कोई चांसेस ही नहीं बनते हैं। तो सीधे सीधे इसका आंसर हो जाएगा ए, इनमें केवल स्वयं परागण होता है। बहुत अच्छा। चलो 15वें क्वेश्चन पे आओ।
चलो बताओ। 15वें क्वेश्चन में परागकण मुख्यतः होता है स्पोरोफाइट, युग्मक, नर युग्मक, इनमें से कोई नहीं। बताओ परागकण में क्या होता है? युग्मक होता है? युग्मक तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि मादा युग्मक भी हो सकता है, पर परागकण तो नर जनन अंग के अंदर बनता है। तो इसका आंसर क्या होगा? चलिए बताइए। टारगेट बोर्ड लवर सत्यम जी, आपका भी नाम ले लिए, बताइए बताइए जल्दी बताइए। परागकण मुख्यतः क्या है? स्पोरोफाइट है, युग्मक है, नर युग्मक है, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा 15वें क्वेश्चन का आंसर क्या आने लगा? सी आया, जो कि पूरी तरीके से सही है। 15वें क्वेश्चन का आंसर नर युग्मक। क्या होता है? नर युग्मक। अगला क्वेश्चन, परागकण हो सकता है गैमेटोफाइट, सजावटी, एलर्जिक कारण, इनमें से कोई नहीं। कभी कभी क्या होगा, आप किसी फसल के अंदर से गुजरेंगे तो पुष्प के अगर उसमें प्रकीर्णन हुआ तो परागकण आपके शरीर से चिपक जाते हैं, जिसके कारण खुजली वगैरह होने लगेगी, लाल रंग के धब्बे पड़ने लगेंगे, रैसेस पड़ जाएंगे, ये सब चीजें होती हैं। तो कह रहा परागकण हो सकते हैं, गैमेटोफाइट हो सकते हैं, सजावटी हो सकते हैं, एलर्जिक हो सकते हैं, इनमें से सभी एलर्जी कारक। चलो बताओ 16वें क्वेश्चन का आंसर करो। चलिए 16वें क्वेश्चन का आंसर बताइए प्रशांत कुमार जी। 16वें क्वेश्चन का आंसर, 16वें का सी एलर्जिक, पूरी तरीके से सही आंसर, एलर्जिक कारण हो सकता है। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन 17वां, गुर बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है? गुर बीजाणु पाया जाता है मादा जनन अंग के अंदर, इसको हम दीर्घ बीजाणु भी कहते हैं। और दीर्घ बीजाणु जनन की क्रिया में क्या बनता है? दीर्घ बीजाणु जनन धान के अंदर दीर्घ बीजाणु पाया जाता है। चलाजा तो किसका भाग है? ये ओव्यूल या बीजांड का भाग है। गुर बीजाणु बनते हैं कि लघु बीजाणु बनते हैं? चलो बताओ। इसको कहते हो मेगा स्पोर, इसको कहते हो माइक्रो स्पोर। ठीक है ना। कहीं कहीं दीर्घ बीजाणु लिखा होगा, कहीं कहीं सूक्ष्म बीजाणु लिखा होगा। तो 17वें क्वेश्चन का आंसर, 17वें का ए ना, वो तो उसके अंदर होता है। 17वें का सी, जो कि पूरी तरीके से सही है। गुर बीजाणु मातृ कोशिका से गुर बीजाणु या मेगा स्पोर का निर्माण होता है, जो बनाते हैं आगे एम्ब्रियो सैक, जिसमें एग सेल पाया जाता है। चलिए बच्चा 16वां क्वेश्चन, क्या दिक्कत हो गया? एलर्जिक कारण नहीं सही है। 16वां क्वेश्चन सही है। ठीक है ना। अगला, पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है? पुष्पीय पौधों में, ऐसे पौधे जिनके जीवन काल में कभी ना कभी पुष्प का निर्माण होता है, उन्हें आवृत बीजी पौधे या पुष्पीय पौधे कहते हैं। कह रहा है इसमें जो नर युग्मक बनता है वो किससे बनता है? कायिक कोशिका से, कि लघु बीजाणु से, कि जनन कोशिका के जो या लघु बीजाणु मातृ कोशिका से? चलो बताओ। अगला क्वेश्चन है 18वां। 18वें क्वेश्चन का आंसर, 18वें क्वेश्चन का आंसर सी। 18वें का भी सी। चलिए 18वें का भी सी, 18वें का सी एस्ट्रोट्रॉक जी। 18वें का सी चलिए आपका मान लीजिए जनन कोशिका। परागकण में दो कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक कायिक कोशिका, दूसरा जनन कोशिका। और परागकण के जनन कोशिका से ही दो नर युग्मकों का निर्माण होता है, जैसा कि आपको पढ़ाया जा चुका है क्रैश कोर्स में भी और इसके पहले भी। फिर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मार्केंसिया के मादा थैलस के एंथ्रोडियोफोर पर एंथ्रेडिया रहते हैं। कैरा या कारा कहते हैं उसको, उभयलिंगाश्रयी है। द्विगुणित जीन अर्धसूत्री विभाजन के बाद युग्मक बनाते हैं। और क्लेमाइडोमोनास में अलैंगिक चल बीजाणु बनते हैं। चलो बताओ, ये क्वेश्चन का आंसर तो तुम लोग खुद करोगे। 30 सेकंड का समय लो, इससे ज्यादा समय नहीं लेना है हम लोगों को। ठीक है ना। 19वें नंबर क्वेश्चन पे आओ। चलिए 19वें नंबर क्वेश्चन पे आइए। आए सर 19वें का सी। चलिए 19वें का सी ना, और थोड़ा जोर लगा भैया। 19वें का सी नहीं। चलो प्रैक्टिकल देने जरूर जाना, प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ तो सीखने को मिलेगा। इसका सही है बच्चा ए, इसका आंसर सही है ए। ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना, ज्यादा दिमाग मत लगाना, इस पे पूरी तरीके से सही है ए। ठीक है ना। चलो ए और सी दोनों लिखे आप बिट्टू कुमार ने। निम्नलिखित में से कौन लघु बीजाणुदान का हिस्सा नहीं है? नहीं आ गया। नहीं को बोर्ड एग्जाम में जैसे ही नहीं वाले क्वेश्चन आएंगे नहीं घेर लीजिएगा, नहीं तो पूरी तरीके से क्वेश्चन को समझने में भी दिक्कत होगी और करने में भी दिक्कत होगी। पहला अंतरस्टिशियम टैपिटम बाह्य त्वचा बीजांड द्वार, किसका पूछा है? लघु बीजाणुधानी के बारे में पूछा है। लघु बीजाणुधानी एंथर या परागकोश में पाया जाता है, जिसमें 4 आवरण, बाह्य आवरण एपिडर्मिस, दूसरा एंडोथीसियम, तीसरा मिडल लेयर, चौथा टैपिटम। तो इसमें ऐसा कौन सा है जो उसका हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर है डी, जो कि पूरी तरीके से सही है, बीजांड द्वार। क्योंकि ये हिस्सा है किसका? ये हिस्सा है ओव्यूल का या बीजांड का तीसरा, सबसे ऊपरी भाग, तीसरा भाग। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, ग्राफियन पुटिका पाया जाता है, ये आपका मानव में जनन वाले चैप्टर से संबंधित है। मानव वृषण में, मादा मानव के अंडाशय में, मानव यकृत में, मेंढक के अंडाशय में। चलो बताओ। तीसरा चैप्टर तो आप लोग वैसे भी पढ़े हैं, मानव में जनन, तो ये वाला ऑप्शन तो मेंढक वैसे खत्म हो गया।
चलो 21वें क्वेश्चन का आंसर 21। बताइए खुशबू जी। दिवाकर यादव जी आपसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन, बताइए। बच्चा पढ़ाई पे मन लगा ले थोड़ा। चलिए 21वें का बी, पूरी तरीके से मोहन गोस्वामी जी ने भी आंसर सही किया है। मादा मानव के अंडाशय में ग्राफियन पुटिका पाई जाती है या ग्राफियन फॉलिकल पाई जाती है। गर्भाशय किससे संबंधित है? नर जनन तंत्र से, मादा जनन तंत्र से या पादप जनन तंत्र से? इनमें से सभी। ये तो आपका एकदम बेसिक क्वेश्चन है, इसको हम टिक कर दे रहे हैं। गर्भाशय महिलाओं में पाया जाता है, ये तो छोटा सा बच्चा भी बता देगा जो थोड़ा बहुत भी बायो पढ़ता होगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में कुल उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है। इसका आंसर आप लोग करोगे, और इसीलिए कहा जाता है कि लगभग 45 वर्ष के पश्चात स्त्रियां मां बनने में उनको दिक्कत होगी, क्योंकि इन कोशिकाओं की संख्या क्या होती है? खत्म हो जाती है, जो कि सीमित कोशिकाएं होती हैं। और पूछ रहा है उन कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग सबसे पहले इसका आंसर कीजिए। सीमित कोशिकाओं की संख्या, तो इसका आंसर है 400। 400 कोशिकाएं होती हैं जो ओवुलेशन में वो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जाती हैं अंडाणुओं के बनते समय। ठीक है ना, मासिक चक्र, मासिक धर्म या ऋतुस्राव जो भी कह लीजिए उसमें। ठीक है ना, चलो हाँ अगला है निषेचन आंतरिक होता है तारा मछली में, शार्क में, हड्डीदार मछलियों में, उभयचर में। ये उभयचर लिखा है, ठीक है ना। चलो उभयचर में बताइए। निषेचन, आंतरिक निषेचन, इन वीवो फर्टिलाइजेशन, न कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इसका सही आंसर है शार्क मछली में। किसमें? शार्क मछली में निषेचन की क्रिया क्या होती है? आंतरिक होती है। चलो 25वें क्वेश्चन पे आओ, 24 हो गया, 25वें क्वेश्चन पे आओ। 25वां क्वेश्चन, अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणु किस कोशिका समूह से घिरा होता है? अरीय किरीट से या कोरोना रेडिएटा से, जोन पेलुसिटा से, कि कणिका में कोशिकाओं से, कि थीका लेयर या प्रावरक स्तर से? चलो बताओ। अंडोत्सर्ग जो होगा मतलब ओवरी से जब अंडाशय निकलकर अंडाणु निकलकर फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, फिम्बरी उसको कैप्चर करेगा या संयुग्मन नलिका में जाएगा, तो कह रहे हैं उस समय ओवम या अंडाणु के चारों तरफ जो संरचना पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? चलिए बताइए बच्चा। इसे कहते हैं अरीय किरीट या कोरोना रेडिएटा कहते हैं, जो ओवम या अंडाणु के चारों तरफ क्या होता है? पाया जाता है। अगला 25वां, कथन ए और कथन बी। कथन ए कह रहा है एक अंडाशय को हटाने के बाद पुनर्जनन की प्रक्रिया बाधित नहीं होती है, और कह रहा है दूसरा कथन लुप्त अंडाशय की कार्यपूर्ति के लिए दूसरा अंडाशय विकसित हो जाता है। आंसर के हिसाब से क्या सही होगा? दोनों कथन सही हैं। कथन ए सही की व्याख्या करता है, दोनों कथन सही है, परंतु दूसरा कथन ए पहले कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक, और अगला क्वेश्चन है कि कथन कहाँ गया? हाँ, कथन एक सही है परंतु कथन दो असत्य है। कथन दो असत्य है, कथन एक असत्य है तथा कथन दो सत्य है। चलो बताओ। 26वें क्वेश्चन का आंसर करो। हम हट जा रहे हैं, पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रही होगी तो। चलो 26वें नंबर क्वेश्चन का आंसर, 26 का ए आंसर कर दिया बच्चा लग रहा है। दोनों कथन सही हैं और दूसरा कथन पहले कथन की सही व्याख्या करता है। कहने का मतलब ये वाली बात इसको सही साबित करती है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन लिखा है कि कॉपर टी किसे रोकता है? अंडोत्सर्ग को मतलब अंडाशय से अंडाणुओं को फैलोपियन ट्यूब में जाने से, संयुग्मन नलिका में जाने से रोकता है, कि या अंडे की परिपक्वता को मतलब मैच्योर होने पर, या निषेचन को, कि इनमें से कोई नहीं? किसको रोकता है? कॉपर टी किसको रोकता है बताओ। कॉपर टी किसको रोकता है बताओ तो। कॉपर टी किसको रोकता है? सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम बच्चा अभिषेक है, ठीक है ना। कॉपर टी रोकता है निषेचन को, ठीक है ना। ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक है जिससे हम बचते हैं निषेचन की क्रिया को गर्भधारण से, ठीक है ना, बचने के लिए। चलो, किस खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं? नेटिलिटी, मोर्टिलिटी, माइग्रेटरी, इंटीग्रिटी। किसी एक निश्चित समय पर किसी एक जगह की आबादी अगर अचानक मरने लगे तो उस समझ को या उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? चलो दिवाकर यादव जी, दांत दिखाना थोड़ा कम करिए, हम दिखाएंगे तो आप डर जाएंगे। रीजन उसका ये है कि हमारे दांत थोड़े बड़े हैं। चलिए बताइए उसको क्या कहते हैं। 28वें क्वेश्चन के आंसर पे आइए। 28वें क्वेश्चन का आंसर बी आया, जो कि पूरी तरीके से सही है। मोर्टिलिटी कहते हैं, मृत्यु दर कहते हैं, एक तरीके से समझो, ठीक है ना। इंग्लिश का वर्ड लिखा है। गर्भाशय में कॉपर टी एक प्रभावी एवं अंतः गर्भाशय युक्त होने का मुख्य कारण क्या है? शुक्राणुओं के निषेचन क्षमता में कमी कर देता है,
कॉपर टी लगता है जो महिला के गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं का भक्षण की क्रिया होने लगती है। भक्षण मतलब खाने लगता है वो उसको। शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी ला देता है कि इनमें से सभी। क्या आंसर होगा 29वें नंबर क्वेश्चन का? चलो बताओ बच्चा, 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यदि किसी महिला के गर्भाशय में कॉपर टी लगाया जा रहा है तो वो क्या करता है कि निषेचन की क्रिया ना हो? तो वो ये सभी काम करता है बच्चा, ठीक है ना। वो शुक्राणुओं की गतिशीलता भी रोकता है, अंडाणु तक ना पहुंचे, कॉपर आयन को मोचित भी करता है, भक्षण कारक भी करता है और निषेचन की क्षमता को क्या कर देता है? कम कर देता है, ठीक है ना। चलिए मंजीत जी थैंक यू। जनसंख्या अधिक होने का क्या कारण है? अगर किसी एक जगह की जनसंख्या बढ़ जाए तो क्या होता है? आय में कमी आ जाएगी, जमीन में कमी आ जाएगी, खनिज पदार्थों में कमी आ जाएगी। भैया जनसंख्या बढ़ने से घर बारी में जब अलगी बिलगा होगा तो ज्यादा हिस्सा नहीं आएगा, तो भैया सीमित रखो, ठीक है ना। तो आय में भी कमी होगी, जमीन में भी कमी होगी, खनिज पदार्थ की भी कमी होगी। मान लो कह रहा है ये पेन 10 रुपए का मिल रहा है, तो जब यही कई लोग बनाने लगेंगे तो इसका दाम घट जाएगा। वो कहेगा 9 रुपये दे रहा है, वो कह रहा है 8 रुपये दे रहा है, तो फिर घट जाएगा, ठीक है ना। चलो, कॉपर टी का क्या कार्य है? ये युग्मनज निर्माण को रोकता है कि गर्भाशय को, गर्भधारण को रोकता है कि निषेचन को रोकता है कि उत्परिवर्तन की जांच को रोकता है या करता है? तो कॉपर टी का क्या काम है बताओ, बताओ। हाँ सही आंसर, हमको लगा ऑब्जेक्ट कोई एक ऑप्शन गलत है लेकिन सही है। 31वें नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए। 31वें नंबर क्वेश्चन का आंसर 31 का होगा सी, निषेचन को रोकता है। गर्भधारण को तो बिल्कुल नहीं रोकता है क्योंकि उससे हार्मोन नहीं रिलीज होते हैं। जब हम दवाइयां खाएंगे, जब उससे हार्मोन रिलीज होगा तब वो गर्भधारण को रोकगा, ठीक है ना। ये निषेचन को रोकता है। अगला, गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरॉन किस कार्य के लिए होता है? देखो अभी बोल ही रहे थे, आ ही गया क्वेश्चन। विदलन की क्रिया को रोकने के, विदलन मतलब जाइगोट का टूटना 2 सेल 4 सेल और 8 सेल और 16 सेल स्टेज में, जिसको मारुला और ब्लास्टुला कहते थे। अंडोत्सर्ग को रोकना, अंडोत्सर्ग में ओवरी से ओवम निकलकर फैलोपियन ट्यूब या संयुग्मन नलिका में जाता है, उसको रोकता है। निषेचन को रोकने का कार्य करता है कि ए और सी दोनों। बताओ, गर्भ निरोधक गोली, कोई महिला दवा खा रही है जिससे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन पर इफेक्ट पड़ेगा, तो उससे क्या होगा? चलो, उससे सर जी मेरा नाम लीजिए ना। अच्छा जी, इसका आंसर है डी। वो अगर निषेचन हो गया होगा तो विदलन को रोकेगा, अगर निषेचन नहीं हुआ होगा तो निषेचन को रोकेगा। दोनों काम करता है, ठीक है ना। सर जी हमारे भी 2 हैं। चलो कोई बात नहीं बच्चा। एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने की विधि क्या कहलाती है? ईटी, ICSI, जिफ्ट, गैमीट, जिफ्ट। चलो बताओ। इसको कहते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर, इसको कहते हैं इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसको कहते हैं गैमीट्स इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, इसको कहते हैं जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ये आपके तीसरे चैप्टर का क्वेश्चन है। तो 33वें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ICSI। इसको एक इंजेक्शन की सहायता से डायरेक्ट शुक्राणु के अंदर क्या किया जाता है? प्रवेश कराया जाता है। उसी क्रिया को कहते हैं ICSI या इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहते हैं। चलो दूसरा, एक नई गर्भ को निरोधक गोली जो गैर स्टेरॉइडल है उसे क्या कहते हैं? गैर स्टेरॉइडल। अच्छा, इसको तो भारत सरकार भी प्रमोट करती है, इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखिएगा। इसे बच्चा भारत सरकार भी पूरी तरीके से प्रमोट करती है। चलो, इसे भारत सरकार भी पूरी तरीके से प्रमोट करती है और ये लखनऊ के CDRI या सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में बनाई गई थी, ठीक है ना। चलिए 34वें नंबर क्वेश्चन का आंसर, 34 का आंसर 34 सी आ गया पूरी तरीके से आंसर। सहेली, वो गर्भ निरोधक गोली क्या है? सहेली। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछता है कि वह कौन सी दवा है जिसे लखनऊ के CDRI रिसर्च इंस्टीट्यूट में बनाया गया था, ठीक है ना। तो सहेली है, ठीक है ना। CDRI, चलो हम यहां लिख दे रहे हैं, आपको याद भी रहेगा। CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट या सेंटर भी पढ़ते हो, ठीक। अगला, निम्नलिखित में से कौन अंतः गर्भाशय युक्त हार्मोन मोचक है? मतलब उस दवा को खाने से वो हार्मोन का डिसऑर्डर कर देता है। मल्टीलोडेड 375 LNG-20, जिसका पूरा नाम है लीवोनॉर्जेस्ट्राल 20, लिप्सिस लूप कॉपर टी। 35वें नंबर क्वेश्चन का आंसर, सर जी मेरा नाम लीजिए, प्रीतम कुमार जी आपका नाम ले लिए। 35वें नंबर क्वेश्चन का आप आंसर दे दीजिए। चलिए बताइए। सर बायोलॉजी का एग्जाम पेपर फाड़ देंगे क्या? बिल्कुल फाड़ दिया जाएगा। चलो आप बताओ, लेकिन लिख के फाड़ा जाएगा, ठीक है ना। चलो बताओ, सर कल बायोलॉजी के एग्जाम में क्या लिखे हो? निकल गया, चलो निकल बताओ। 35वें नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा?
35वें का होगा बी, LNG-20, लीवो नॉर्जेस्ट्राल इसको कहा जाता है, ठीक है ना। ये हार्मोन डिसऑर्डर है, बाकी सब तुम डिवाइस है, बाकी सब यंत्र है छोटे छोटे जो गर्भाशय में लगाए जाते हैं, ये एक दवा है बीच में, ठीक है ना। चलो सर आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, क्या नाम है, कृष गुप्ता ना, पढ़ेंगे भैया, दिखेगा तो बिल्कुल पढ़ेंगे। मेंडल के नियम का एक अपवाद है कौन सा, प्रभाविता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम, स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। इसमें से मेंडल के नियम का अपवाद कौन है जो मेंडल के नियम को नहीं मानता। क्यों नहीं मानता, क्योंकि उसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो जो 1 संबंधी 2 संबंधी 1 और 3 संबंधी 1 आता है, उसके अलावा कुछ आ जाता है, तो वो है कौन सा, सहलग्नता। कौन सा है, सहलग्नता। सहलग्नता मेंडल के नियम का पालन नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, दूसरी पीढ़ी या F2, कभी कभी F का पूरा नाम पूछता है तो उसको फिलियल पढ़ते हैं। फिलियल टू संतत की बाय लक्षणीय अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होता है, अनुपात पूछा है। अभी थोड़ी देर पहले हम अनुपात बोले थे, बताइए जरा दूसरी पीढ़ी में अनुपात क्या आता है, ठीक है ना। 37वें नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। चलिए बच्चा 37वें नंबर क्वेश्चन का आंसर, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ने की क्रिया कीजिए बच्चा इसमें। चलिए 37वें नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए। 37 का आंसर, 37 का गेमर जी का आंसर आ गया सी, जो कि पूरी तरीके से सही है। 1:2:1, दूसरी पीढ़ी में यही आता है। तीसरा क्वेश्चन 38 क्वेश्चन, एक संकरण क्रॉस या क्या कहते हो, एक गुण संकर संकरण कहते हो या मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हो इंग्लिश में, का फिनोटाइप अनुपात क्या होता है। 1 संबंधी 2 संबंधी 1, 3 संबंधी 1, 9 संबंधी 3 संबंधी 1, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अनुपात पूछता है तो जाहिर सी बात है इन तीनों में से कोई होगा। और गुण संकर संकरण या डाई हाइब्रिड क्रॉस का अनुपात ये है, तो जाहिर सी बात है इन दोनों में से कोई एक होगा। 38वें नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर, जो कि फिनोटाइप अनुपात, वह लक्षण जो तुम्हें दिखाई देते हैं उन्हें फिनोटाइप कहते हैं, वह लक्षण जो दिखाई नहीं देते उन्हें जीनोटाइप कहते हैं। या फिनोटाइप को हिंदी में दृश्य रूप कहते हो, जीनोटाइप को हिंदी इंग्लिश में जीन रूप कहते हो। 38वें नंबर क्वेश्चन का आंसर है 3:1। अगला क्वेश्चन, मानव रुधिर AB वर्ग में एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं, एंटीबॉडी अनुपस्थित रहते हैं, एंटीबॉडी A उपस्थित होता है, एंटीबॉडी B उपस्थित होता है। 39वें नंबर क्वेश्चन, अगर पूछेगा मनुष्य के रक्त वर्ग में कितने जीनोटाइप होते हैं, तो मनुष्य के रक्त वर्ग में 6 जीनोटाइप होते हैं। चलो 5 उंगली और यहां से 6। और मनुष्य के जीनोटाइप में रक्त में पूछेगा कितने जीनोटाइप होते हैं, तो 4, 6 और फिनोटाइप तो 4, ठीक है ना। चलो फिलहाल 39वें नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए आप लोग। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो कि होगा बी, जो कि पूरी तरीके से सही है, एंटीबॉडी अनुपस्थित रहता है। अगला नंबर, मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है, बालों का रंग, त्वचा का रंग, नाक का आकार, आंखों का रंग। कहने का मतलब उसको नापा जा सकता है, मनुष्य के त्वचा में जो वो लक्षण होता है उसको नापा जा सकता है, ठीक है ना। चलिए बताइए, उसको नापा जा सकता है, बताओ कौन सा। 40 नंबर क्वेश्चन बताओ, 40 नंबर क्वेश्चन आंसर बताओ जी सर। 40 का बी, त्वचा का रंग, बिल्कुल मिलाइलिन के कारण त्वचा का रंग हमेशा बदलता रहता है, ठीक है ना। जिस व्यक्तियों में, सांवले व्यक्तियों में या काले व्यक्तियों में मिलाइलिन अधिक होने के कारण उनको कैंसर होने की संभावना केवल 4%, और गोरे व्यक्तियों में मिलाइलिन की संख्या कम होने के कारण उनको कैंसर होने की संख्या 8%। एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है, पूरक जीन, युग्मक विकल्पी या एलएल कहते हैं, संपूरक जीन या विषम युग्मनज कहते हैं। बताओ, एक जीन के विभिन्न रूप, मतलब एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना करके एक हेडिंग है आप में, उसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना। चलो बताओ 41वें नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 41 हाँ बिल्कुल पढ़ लीजिए, सेटअप एग्जाम का सारा क्वेश्चन हो जाएगा। 41वें नंबर क्वेश्चन का आंसर, चलो बी आंसर कर रहा है, पूरी तरीके से सही है, एलिल कहते हैं उसको, ठीक है ना। 42वां, तद्रुप प्रजननी लाल फूल वाले एवं तद्रुप प्रजननी सफेद फूल वाले एंटीरियम के पौधे के संकरण के फलस्वरूप F1 पीढ़ी में गुलाबी पुष्प वाले पौधे प्राप्त होते हैं, जिसका उदाहरण है। मतलब कह रहा है कि एक सफेद फूल ने और एक लाल फूल ने, दोनों में संकरण कराओ तो ना तो सफेद हो ना तो लाल हो, दोनों मिला के गुलाबी हो जाए, नए लक्षण उत्पन्न हो जाए। और यही मेंडल के नियम का पालन नहीं करता था। तो बताओ इसमें कौन सा उदाहरण है उसका, वो किसके अंदर ये पढ़ा जाता है, प्रभाविता के अंतर्गत, कि सह प्रभाविता के, कि अपूर्ण प्रभाविता के, कि विपर्याप्त विशेषज्ञों के मिश्रण का नियम है ये। बताओ 42वें नंबर क्वेश्चन का आंसर 42 का सी, अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता के अंदर पहली पीढ़ी में प्राप्त लक्षणों में से दोनों लक्षण अप्रभावी होते हैं, जिसके कारण नए लक्षण विकसित होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, लक्षणों का
निर्धारण कारक करता है, निम्नलिखित में से कौन कथन अधिक है? लक्षणों का निर्धारण कारक करता है, कारक को ही जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन। और कारक शब्द का प्रयोग मेंडल ने किया था, जबकि जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया था। ठीक है ना। कारक विभक्त होते हैं, मटर में कारक जोड़ों में होते हैं, एलिल आपस में सम्मिश्रण होते हैं। बताओ कौन सा कथन असत्य है? यहां असत्य को क्या करो, पहले घेर लो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना, गलबला आएगा। चलो 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दो बच्चा। 43 का नंबर अभी आंसर नहीं आया, सी आ गया। ठीक है ना, 43 का सी आ गया, जो कि पूरी तरीके से क्या है? मोहन गोस्वामी जी 43 डी, हाँ आपका सही है, सम्मिश्रण होते हैं। ठीक है ना। चलिए बच्चा, मोहन गोस्वामी जी आगे बताइए। डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडिनोसिन का प्रतिशत क्या होता है? बच्चा इसको कैलकुलेशन की बात है, इसको समझा देंगे, क्योंकि अभी इसको सीधे याद कर लीजिए आप। ठीक है ना, क्लास में इसको समझा देंगे हम। ठीक, अगर किसी को आ रहा है तो वो बताओ, क्योंकि ये लेगा समय, क्योंकि इसमें प्यूरिन, पिरीमिडीन, उसकी मात्रा, सांद्रता सब समझानी पड़ेगी। ठीक है ना, तब जाके समझ में आएगा। 44वें नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 44वें का डी होगा। जीतन जी अब भी आंसर सही कर रहे हैं, 32। ठीक, अगला न्यूक्लियोसाइड क्या है? एक होता है न्यूक्लियोटाइड, टी, एक होता है न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड किससे बनते हैं? शुगर एक नाइट्रोजन युक्त बीच के मिलने से, शुगर फास्फेट के मिलने से, नाइट्रोजन युक्त बेस और फास्फेट के मिलने से, शुगर नाइट्रोजन युक्त बेस और फास्फेट तीनों के मिलने से। 45वें नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। 45वें नंबर 45, हाँ 32 सही है, 32 वाला सही था। सर मेरा नाम लीजिए ना, मेरा नाम लीजिए ना, क्या नाम है आपका? नाम ही नहीं पढ़ पाएंगे, इतना डिजाइनर नाम लिख दिए हैं बच्चा आप। ठीक है ना। 45वें नंबर का क्वेश्चन का नाम आंसर, 45वें का बी, 45वें का ए, वैसे 45वें का ए ज्यादा आ रहा है, 45 का ए ज्यादा आ रहा। हाँ आयुष जी, आयुष राज करके हैं। ठीक है ना। चलो अगला है, डीएनए अणु का प्यूरीन क्षार होता है। डीएनए में दो प्रकार के नाइट्रोजनस बेस पेयर, प्यूरीन बेस और पिरीमिडीन बेस। प्यूरीन बेस में भी दो होते हैं, पिरीमिडीन में भी दो होते हैं। तो प्यूरीन बेस में कौन कौन सा होता है? तो प्यूरीन में होता है एडिनिन और ग्वानिन, ये दो नाइट्रोजनस बेस प्यूरीन कहलाते हैं, और साइटोसिन और थायमिन पिरीमिडीन कहलाते हैं। ठीक है ना। चलो बच्चा अगला, डीएनए निम्न में किसका आनुवांशिक पदार्थ है? वह वायरस जिनका आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है उसे रेट्रोवायरस कहते हैं, और वह वायरस जैसे पैपिलोमा वायरस, हर्पीज वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, पोक्स वायरस, एडिनो वायरस, इनका आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। तो ऐसे वायरस जिसका आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है उनको रखा जाता है किसके श्रेणी में? बैक्टीरियोफेज की श्रेणी में। जब जीवाणु के शरीर में विषाणु का संक्रमण हो जाता है तो उस अवस्था को बैक्टीरियोफेज कहते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा नाइट्रोजनस बेस डीएनए में नहीं होता है? ये तो 10th का भी बच्चा बता देगा कि डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता, जबकि थायमिन के स्थान पर होता है, और जैसे ही आरएनए बनेगा थायमिन को विस्थापित करके वो वहां पे क्या होगा, जाकर जुड़ जाएगा। ठीक है ना। 48वें नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला नंबर क्वेश्चन, न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजनस बेस के बीच कौन सा बंध होता है? पेप्टाइड बंध, ईस्टर बंध, ए और बी दोनों, हाइड्रोजन बंध। बताओ। न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल मतलब डीएनए और आरएनए की बात कर रहा है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल या राइबो न्यूक्लिक अम्ल, उसमें पूछ रहा है कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? पेप्टाइड बंधन, ईस्टर बंधन या हाइड्रोजन बंधन, और ए और बी दोनों। 49वें नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए बच्चा। चलिए 49वें नंबर क्वेश्चन का आंसर, 49वें का डी, तन्वी गुप्ता जी ने भी किया है, और उनके साथ सभी बच्चों ने भी आंसर किया, और सभी बच्चों ने अपने मर्जी से आंसर किया। तन्वी जी का आंसर देख के टिक नहीं किया है। अगला क्वेश्चन, बी डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में नाइट्रोजनस बेस के कितने पेयर्स होते हैं? ये तो आप सीधे टिक कर लेंगे, 10, और इसी को जेबी वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने ढूंढा था। ठीक है ना। चलो, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है, पॉलीगर नहीं, पॉलीमर। ठीक है ना। न्यूक्लिक अम्ल क्या है? पॉलीमर है। किसका बच्चा? न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड का, न्यूक्लियोसाइड का, अमीनो अम्ल का, न्यूक्लियोप्रोटीन का। 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर, 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, हाँ, नौशाद जी, एमडी कबीर जी, पुनीता कुमारी, महक, दीपी। ठीक है ना। चलिए आप सभी लोगों का आंसर है न्यूक्लियोटाइड। 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए, जो होगी क्या? न्यूक्लियोटाइड। चलिए बच्चा, मैं कमेंट नहीं करता हूं सर, मुझे टीचर डांटते हैं। अच्छा, ऐसा क्या है? डीएनए के पाइरिमिडीन में पाया जाता है थायमिन एवं साइटोसिन,
ये तो यही सही है। अभी तो पिछले क्लास तीसरा, इसके पहले तीसरा क्वेश्चन यही तो था, उसमें पिरीमिड प्यूरिन के बारे में पूछ लिया, इसमें पिरीमिडीन तो थायमिन और साइटोसिन। ठीक, चलो। डीऑक्सीराइबो तथा राइबो शर्करा एक ही वर्ग के हैं जिन्हें कहा जाता है ट्रायोसोस कहा जाता है, पेंटोस कहा जाता है, हेक्सोस कहा जाता है, हेप्टोसिस कहा जाता है। इसका आंसर आप लोग खुद करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चे मुझे लग रहा है गलत करेंगे। ठीक है ना, चलिए बच्चा, टाइमिंग, हाँ बहुत टाइम है, चलो। इसका आंसर मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, गलत करेंगे। ठीक है ना, चलो जल्दी बताओ। 53 नंबर क्वेश्चन 53 का क्या होगा? 53 आंसर आ गया बी। चलो सही है, पेप्टोज कहते हो क्योंकि पेंटोज भी लिखा होता है। ठीक है ना, चलो। एकीडना क्या है? ये एक जीव है जो संयोजक कड़ी है जिसमें दो वर्गों के लक्षण होते हैं। जैसे युगलिना एक जीवाणु है जिसमें पौधों और जंतुओं के बीच के लक्षण पाए जाते हैं, इसे पौधे और जंतुओं के बीच की कड़ी को युगलिना कहते हैं। वैसे एकीडना एक संयोजक कड़ी है। ठीक है ना, क्या है? योजक कड़ी है जो दो वर्गों को आपस में क्या करती है, जोड़ने का कार्य करती है। ठीक, चलो बच्चा, दो वर्गों को क्या करती है, आपस में जोड़ने का कार्य करती है। सभी बच्चे एक बार मिलकर क्लास को शेयर कर दीजिए क्योंकि बच्चों की संख्या कम नहीं होनी चाहिए। अगला है डोडो। क्या है डोडो? विलुप्त प्रजाति है, संकटग्रस्त प्रजाति है, आपत्ति प्रजाति है कि इनमें से कोई नहीं। डोडो एक पक्षी है जो पूछ रहा है कि क्या है, विलुप्त हो गया है या है कि विलुप्तता के कागार पर है। 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर दीजिए। 55 नंबर क्वेश्चन का वैसे आंसर होगा क्या, विलुप्त। ये पक्षी पूरी तरीके से दुनिया से क्या हो गया, खत्म हो गया, ना कि वीर संकटग्रस्त है कि है विलुप्त हो रहा है या आपत्तिग्रस्त है। ठीक है ना, खत्म हो गया दुनिया से। मुजफ्फरपुर वाला नाम ले लिया बच्चा आपका। जीवाश्म सामान्यतः किसमें पाए जाते हैं? रूपांतरित चट्टान में, आग्नेय चट्टान में, तलछटी चट्टान में कि इनमें से सभी। जीवाश्म है तो जाहिर सी बात है कहीं मिल सकता है, तो इसका आंसर तो आप लोग वैसे भी सोच के दे सकते हैं, दिमाग लगा के। ठीक है ना, 56 का आंसर कहां होगा बताओ? सभी तो नहीं होगा। अब इसका मतलब क्या सोच के मतलब सभी लगा दोगे ना? सर मेरा भी नाम ले लीजिए, विशाल कुमार जी, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। नाम लेने को दुनिया आपका नाम रटेगी जब आप टॉपर बन के आएंगे। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? तलछटी चट्टान में, जहां पर क्या होता है, नदियों का पानी बह के निकलता है, वहां पे जो चट्टानें छोटी छोटी मिलती हैं उसमें मिलते हैं जीवाश्म। ठीक है ना, चलिए। सर आपको मेरा कमेंट नहीं दिख रहा, अनु सिंह जी दिख रहा है भैया, जब आंसर करेंगे तो दिखेगा तो बता देंगे, कमेंट बहुत तेजी से निकल रहा है। पक्षियों तथा तितलियों का डैना मतलब पंख कैसा अंग है? एटाविटिक अंग है, अवशेषी अंग है, समजात अंग है या असमजात अंग है? 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है ठाकुर जी बताइए, लाडला मधेपुरा बिहार। 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी, असमजात अंग। दोनों का कोई मेल नहीं है आपस में क्योंकि ये काइटिन का बना होता है, ये पंख वगैरह चीजों के बना होते हैं। ठीक है ना, अगला। प्रतिजैविकी प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव इनमें से किसका उदाहरण है? अनुकूली विकिरण का, ट्रांसडक्शन का, किसी समुदाय में पूर्व स्थिति विभिन्नता का, अपसारी क्रम विकास का। बताओ किसका उदाहरण है? बोलने से चिल्लाने से शरीर गर्म हो जा रहा है। किसका उदाहरण है बताओ? 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दो बच्चा। 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर, 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। 58 का सी आ गया किसका? सुमिता कुमारी जी का, या जो भी है कुमारी जी ही है। ठीक है ना, 58 का क्या हो जाएगा? ए ना, 58 का क्या होगा? 58 का सी, किसी समुदाय के पूर्व स्थिति की विभिन्नता प्रादुर्भाव। हाँ ठीक है, 58 का क्या होगा? सी होगा। ठीक है ना, हाँ मोहन गोस्वामी जी 58 का सी। एमडी हार्ट करके है, तेजस हैं, अभिषेक जी हैं, ठीक है ना, चंदन जी हैं, प्रिंस कुमार जी हैं, और कौन सा है, दिलखुश कुमार है। ठीक है, और राइटर भी है कोई लेखक। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के हाथ, चमगादड़ के पंख तथा व्हेल के फ्लीपर, व्हेल मछली के फ्लीपर या पंख जिसको कहते हो, अभिव्यक्त करते हैं अवशेषी अंग को, असमजात अंग को, विकासवादी अंग को कि समजात अंग को? 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। सर आप मेरा नाम प्लीज लीजिए, रवि कुमार जी आपका नाम ले लिए, खुश रहिए, आज सुकून की नींद लीजिए, पढ़ाई करिए, मस्त रहिए एकदम, सब कुछ जो करना है करिए, फिर सिर्फ पढ़िए। ठीक है ना, अभिषेक सर, अभिषेक सर, अभिषेक सर, गुलफाम परवीन जी, चलिए ठीक है ना। 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी, समजात अंग, क्योंकि दोनों के वो अग्रपाद जिसको कहा जाता है वो है।
समकार्य संरचनाएं किससे परिणाम स्वरूप हैं? साझा वंश से, अभिसारी विकास से, स्थिर चयन से, अपसारी विकास से। तो ये आ गए हैं हम लोग डार्विन वगैरह चैप्टर में, ठीक है ना बच्चा। चलो बताओ, समकार्य संरचनाएं किसका परिणाम स्वरूप है? साझा वंश से, अभिसारी विकास से, स्थिर चयन से, अपसारी विकास से। क्यों मच्छर भैया, काहे परेशान करना बच्चों को। चलिए 60वें नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा द आरजे मोटिवेशन। बताइए 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, अभिसारी विकास से। अभी सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करिए, अभी नाम के लिए दूर रहिए। पुराजीवी प्रमाण किसके अध्ययन का पर आधारित है? भ्रूणीय विकास पर, तुलनात्मक शारीरिक विज्ञान पर, जीवाश्म के अध्ययन पर, अपसारी विकास पर। 61 नंबर क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। चलिए बच्चा, 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर, 61वें नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, जो कि बच्चे कर भी रहे हैं, जीवाश्म का। ये किससे संबंधित है अध्ययन? जीवाश्म से, ठीक है ना। चलो फिर है तुल्य एवं संरचनाएं क्या दर्शाती हैं? तुल्य मतलब तुलनात्मक रूप वाली, ठीक है ना। अपसारी विकास, अभिसारी विकास, समानांतर विकास, साल्टेशन मतलब मिट्टियों का एक के ऊपर धीरे धीरे जमा होना, इस तरीके से समझो, अभी उसको डिटेल में समझने की कोशिश ना करो। 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 62वें नंबर क्वेश्चन का आंसर 62। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा अभिसारी विकास। क्या होगा? 62 का अभिसारी विकास। अगला क्वेश्चन, ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उन्हें क्या कहते हैं? ऐसे पदार्थ जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, जो भी हमारे शरीर में पहुंचकर रोग फैलाने का कार्य करता है उसके खिलाफ। ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? एलर्जन कहते हैं, टीका कहते हैं, एंटीबॉडी कहते हैं कि एंटीजन कहते हैं? चलिए बताइए बच्चा। ठीक है बाबूमन, ठीक है ना, प्रीति कुमारी जी, दिव्या जी, अजय जी, मुस्कान गुप्ता जी, सोनम भारती जी, बताइए अगले नंबर क्वेश्चन का एंटीजन, इसका आंसर क्या होगा? एंटीजन। चलो चलो 64वें नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दो बच्चा, थोड़ा पानी पीने चले गए थे। हाँ 64। अब से सर प्लीज फाइंड द अटैचमेंट फाइल स्कैन्ड इमेज, पता नहीं करके क्या लिखा था बच्चा, ठीक है ना। सी सॉरी 64 का क्वेश्चन का आंसर कीजिए। 64 का सी, हाँ सही है, 64 का क्या है? सी। ए और बी दोनों होगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, ट्रोपोल एंटीजन टीका का उपयोग किसके लिए नहीं होता है? नहीं वाले को हम लोग पहले बोल चुके हैं कि हम लोग उसको घेर लेंगे। डिप्थीरिया के लिए, पर्टूसिस के लिए, कि टाइफाइड के लिए, कि टिटनेस के लिए? ये तो आप सीधे वैसे घेर लीजिए, DPT, ये तो वैसे ही है, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनेस, ट्रोपल एंटीजन, ठीक है ना, वो एक वैक्सीन का नाम ही है। 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए। 65 का क्या होगा? 65 का अब वही छोड़ दिए तो वही टिकी कर दो तुम लोग भाई, टाइफाइड। क्या है? टाइफाइड इसका आंसर, ठीक है ना। चलो मतलब चलो, टी लिम्फोसाइट किसमें उत्पन्न होता है? अस्थिमज्जा से, पेट से, थाइमस से, कि यकृत से? हमारे शरीर में जो टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं वो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं, जिससे रोगाणुओं से लड़ने में सहायता प्रदान करती है। कहता है ये कहाँ बनता है? अस्थिमज्जा में, पेट में, थाइमस में, कि यकृत में? बताओ। 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर, 66 का ए, अस्थिमज्जा में बनता है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, अरे ओ कहाँ गया भैया? हाँ, एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर में है वे क्या हैं? स्टेरॉइड हैं, लाइपोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, कि इनमें से कोई नहीं? बताओ। 67 क्वेश्चन, जो हमारे शरीर में है एंटीबॉडी वो क्या है इनमें से? ठीक है ना। 67 क्वेश्चन। सर मेरा एक भाई है स्नेहा चंद्रा जी, जो मेरी तरह बिल्कुल दिखता है, अच्छा हो सकता है, दुनिया में 7 जुड़वा होते हैं सुने हम भी, पर एक देखे नहीं है, ठीक है ना, देख लेंगे। 67 क्वेश्चन का आंसर, 67 का सी और ए में बच्चे अटके हुए हैं, जो कि पूरी तरीके से सही है, ग्लाइकोप्रोटीन,
67 का क्या होगा, ग्लाइकोप्रोटीन। 8वां, बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? टी लिम्फोसाइट तो बता दिए, बी लिम्फोसाइट कहाँ बनता है? अस्थिमज्जा में, थाइमस में, रक्त में या लिम्फ लसिका में? 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए बच्चा आप लोग। 68 जितने भी कोशिकाएं हैं वो हमारे बोन मैरो या अस्थिमज्जा में ही बनती हैं, फिलहाल जन्म के बाद। जन्म के पहले कहीं और बनती हैं, फिलहाल आप लोग जन्म के बाद वाली अवस्था पढ़ रहे हो, ठीक है ना। चलिए अगला, इनमें से कौन सी बीमारी प्रतिऊर्जक द्वारा उत्पन्न होती है? त्वचा का कैंसर, हे ज्वर या हे बुखार भी लिखा हो सकता है, एंटेरिक ज्वर या गलकंड, ठीक है ना। चलो बताओ, 69 या 69 जिसको कहते हैं, जिसमें 77, 78, 69 में बच्चे अटक जाते हैं कि कितना होता है, ठीक है ना। चलो बताओ 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर एक बच्चे ने लिख दिया, सर आप गलत, हाँ सही बात है, कमेंट नहीं पढ़ना चाहिए, बच्चा सही कह दिया, बच्चे की बात मानी जाए, जिस बच्चे ने भी लिखा उसका भी कमेंट अब नहीं पढ़ा जाएगा किसी का, सीधे आंसर। फिर लिखा है, रक्त में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी के परस्पर क्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरोलॉजी कहलाता है, हिमेटोलॉजी कहलाता है, क्राम्बियोलॉजी कहलाता है, एंजियोलॉजी कहलाता है? बताओ रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? सीधे यही टिक कर दो। चलो बताओ 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ। रक्त का अध्ययन हिमेटोलॉजी, अब उसको मत टिक कर देना, रक्त का प्रतिजन और प्रतिरक्षा का अध्ययन पूछा है, रक्त के अध्ययन को हिमेटोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। इसका सही आंसर है सेरोलॉजी, सही आंसर क्या हो जाएगा? सेरोलॉजी, ठीक है ना। रक्त के अध्ययन को हिमेटोलॉजी, रक्त के अंदर जो एंटीबॉडी और एंटीजन पाया जाता है उसका अध्ययन सेरोलॉजी, ठीक। चलो 71 नंबर क्वेश्चन, एड्स विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? HIV वायरस जो है, जिसको पूरी तरीके से पढ़ रहे हैं, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, जिसके संक्रमण से एड्स नामक बीमारी होती है, जिसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। इसको सबसे पहले खोजा गया था कहां पर? अमेरिका के होमोसेक्सुअल लोगों में, और भारत में इसको खोजा था डॉक्टर सुनीति सोलोमन ने, मद्रास के सेक्स वर्कर में। पूछ रहा है उस HIV वायरस का जो आनुवांशिक पदार्थ है वो क्या होता है? तो वो होता है द्विकुंडलीय RNA। क्या होता है? द्विकुंडलीय RNA। वो आपस में उलझे नहीं होते लेकिन 2 RNA होता है, ठीक है ना बच्चा। चलो फिर अगला है, रक्त में प्रतिरक्षी किसके द्वारा स्रावित होता है? मोनोसाइट्स के द्वारा, न्यूट्रोफिल्स के द्वारा, लिम्फोसाइट्स के द्वारा, बेसोफिल्स के द्वारा। 72 नंबर क्वेश्चन या 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए बच्चा जी आप लोग। चलिए बताइए 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर, चलो बताओ 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ। 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी, नहीं डी। अच्छा 72 नंबर का आंसर क्या होगा? सी, ठीक। 69 में कौन अटक गया? सेरोलॉजी, नहीं सही है। चलो अगला है, निम्नलिखित में कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है? क्या है यहां पे? नहीं लिखा हुआ है, सम्मिलित नहीं है। मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन, मत्स्यकी पालन, कार्बनिक खेती। ये तो एकदम आसान क्वेश्चन था यार, ठीक है ना। ठीक है ना। चलो 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दो। संबंधित नहीं है भैया, कार्बनिक खेती और क्या? पशुपालन में कार्बनिक खेती करते हो, खाद्य उत्पादन करते हो, ये सब चीजें करते हो? बताओ नहीं करते हो। शहद का निर्माण कौन करता है? नर मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी, कार्यकर्ता मधुमक्खी, ए और बी दोनों, मतलब नर मधुमक्खी और कार्यकर्ता दोनों। चलो 74 नंबर क्वेश्चन, 64 नंबर का क्या है? 64 का क्या होगा? जितने भी वर्कर होते हैं वो ये फूलों का रस चूस के आते हैं और उसको पाचन की क्रिया में अपने शरीर के अंदर पचाने का कार्य करते हैं, लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, जिसमें उसमें कुछ ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो पाचन की क्रिया में अवशोषित नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो अपने छत्ते में आके उल्टी कर देते हैं। तो जो शहद है वो मधुमक्खी की उल्टी है, ठीक। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? ये बीमारी जब भी मुर्गियों की होती है तो मुर्गियों में शारीरिक कमजोरी आ जाती है, मुर्गियां बीमार और कमजोर होने लगती हैं, उनकी मांसपेशियां धीरे धीरे क्या होना लगता है? कम होने लगता है। तो वो बीमारी है क्या? रानीखेत। वो बीमारी क्या है? रानीखेत। क्या है? रानीखेत, ठीक है ना बच्चा। चलो फिलहाल जितने बच्चे लाइव हैं सबका स्वागत है अभी भी, ठीक है ना, इतना देर तक बने हुए बच्चा। चलो अगला है, पिस्सीकल्चर या मत्स्य पालन किससे संबंधित है? जलीय पौधों से, जलीय जंतुओं से, रेशम के कीट से, लाख के कीट से। कहीं कहीं लाख भी लिखा होगा तो उसको लेके परेशान मत रहिएगा। 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर, 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए। 76 का आंसर कीजिए। जलीय जंतुओं से, मत्स्य पालन किससे संबंधित है? जलीय जंतुओं से, ठीक है ना। पिस्सीकल्चर मतलब मत्स्य पालन और किससे संबंधित है? जलीय जंतुओं से। अगला लिखा है, रानी मधुमक्खी निषेचित अंडे से उत्पन्न होती है तथा इसका लार्वा खाता है शहद, रॉयल जेली, पराग, सूक्ष्म जीव।
चलो हाँ, क्वेश्चन सही है। 77वें नंबर क्वेश्चन, 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर, चलो बता 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए। 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर, 77 का बी। चलो बताओ 77 का क्या होगा। एक आंसर ऊपर नीचे हो गया है, इसका आंसर होगा रॉयल जेली, ठीक है ना। अब हो सकता है बी उस वजह से कर रहा हो क्रम को देख के, ठीक है ना। चलिए बच्चा, चलिए मेरे गांव में भागवत हो रहा है, अच्छी बात है। कुक्कुट चेचक का कारण है जीवाणु, बाह्य परजीवी, विषाणु या अंत्य परजीवी। कहने का मतलब कुक्कुट पालन मतलब मुर्गी पालन, उसमें कह रहा है कि चेचक हो गया किसके कारण, जीवाणु के कारण, बाह्य परजीवी के कारण, कि विषाणु के कारण, आंतरिक परजीवी का। हालांकि चेचक विषाणु जनित रोग है, तो 78 नंबर का आंसर सीधे विषाणु लिख दीजिए, पूरी तरीके से सही है, जो चिक वायरस के कारण होता है। हिरसा डैल निम्नलिखित जानवरों में से किसकी नस्ल है, गाय की, भैंस की, भेड़ की, मुर्गे की या मुर्गा की, किसकी नस्ल है। 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। हिरसा डैल एक प्रजाति है, जैसे गाय में होती है जर्सी, साहिवाल, फिजीशियन, ऐसे करके, वैसे ही हिरसा डैल एक प्रजाति है किसकी, तो ये प्रजाति है किसकी, भेड़ की। किसकी प्रजाति है बच्चा, भेड़ की, ठीक है ना। चलो थोड़ा सा फास्ट किया जाए, हम लोग को 20 से 25 मिनट और लगेगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन जैविक खाद नहीं है। एजिटोबैक्टर, बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस, क्लोस्ट्रीडियम अजोला। खाद नहीं है, जैविक खाद वो भी पूछ रहा है। जैविक जो जीवों के शरीर से प्राप्त किया जाता है, बाकी सब प्राप्त होता है, 3 एक नहीं होता है। तो 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या, बी होगा। इसका आंसर क्या होगा, बी, बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस, जिससे बीटी फसल का निर्माण किया जाता है, जिसमें एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफियंस नामक जीवाणु का भी उपयोग किया जाता है रूपांतरण की क्रिया द्वारा, ठीक है ना। चलो, नीलहरी शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है। नीलहरे शैवाल, जब भी चावल की खेती होती है, धान की खेती, तो देखते हो उसमें पानी ज्यादा चला जाता है, तो उसमें नीचे काई बैठ जाती है, और उसी को कहा जाता है नीले हरे शैवाल या ब्रूगेरिनगी, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया करते हैं। अगला क्वेश्चन, मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका उपयोग करते हैं। नीले हरे शैवाल का, इसी का उल्टा, सीधे कुछ करो ही नहीं। नीले हरे शैवाल होंगे तो वे मृदा से नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया करेंगे वायुमंडल को, और पौधे को क्या करेंगे, वो देंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, किस गैर फली पौधों के जड़ के पिंड में जैविक खाद मौजूद होता है। एजिटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, फ्रांकिया, इनमें से कोई नहीं। 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कह रहा है किस गैर फली, फ्रांकिया एक ऐसा पौधा है जिसमें फल का निर्माण नहीं होता, लेकिन उसके जड़ पिंड में जैविक खाद मौजूद होता है, इसलिए इसका उपयोग हम करते हैं मिट्टी के उपजाऊपन के लिए, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, कमेंट ऑफ कर लिया बच्चा, अच्छी बात है, एकदम पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आपको क्वेश्चन सीधे सीधे एक बार देख लो, जैसे ही क्लास खत्म होगी एक बार क्लास को और देख लेना। 2x पे देखना, 3x पे, 3x तो होता ही नहीं है उसमें, ठीक है ना। 2x, 1.5x जो भी कहो, 1x पे स्पीड बढ़ा के देख लेना, आराम से खत्म हो जाएगा, ठीक। मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है कीटनाशक, जैविक खाद, ईस्ट, इनमें से सभी। भाई साहब, मिट्टी को उपजाऊ बनाना होगा तो हम डालेंगे जैविक खाद। कीटनाशक डालने से मिट्टी के उपजाऊपन में कमी आएगी। ईस्ट एक कवक है, एक कोष की, उसके भी दिक्कत होगी, सभी तो डाल नहीं सकते। भूमि में उर्वरता शक्ति को परिभाषित करने वाला जीव समूह क्या है। माइक्रोब्स, जैविक खाद, ईस्ट, जैव कीटाणु नाशक है। तो 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जैविक खाद। क्या है, जैविक खाद। ये सब तो जीवाणु हैं, ये सब फसल को और नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है ना। चलो बच्चा, और 86 नंबर क्वेश्चन, जैविक खाद का मुख्य स्रोत है हरा शैवाल, ईस्ट, जीवाणु, लाल शैवाल। मुख्य पूछ रहा है जो आसानी से हो सकता है, इसमें 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं, लेकिन मुख्य पूछा है, ठीक है ना। चलो बताओ, लाल शैवाल। लाल सागर लाल क्यों है, क्योंकि उसमें लाल रंग के शैवाल या एल्गी मिलते हैं जो रोडोफाइसी के मेंबर होते हैं, इससे संबंधित है, ठीक है ना। तो यहां सही आंसर हो जाएगा 86 का, क्या बताओ, 86 जैविक खाद का मुख्य स्रोत क्या है। 86 का आंसर क्या होगा बताओ। जिसको सड़ा गला के, जिससे जीवों को सड़ा गला के निकालते हो, जैविक खाद का, हाँ ठीक, जैविक खाद का सही आंसर इसका जीवाणु लिख लो, क्योंकि जो मेथनोजेंस जीवाणु होते हैं बच्चा, वही चीजों को, वस्तुओं को, या जैविक जो भी वस्तुएं हैं उनको सड़ाने गलाने का कार्य करते हैं। कौन, मेथनोजेंस, मेथनोजेंस, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मेथनोजेंस जो जीवाणु होते हैं वो जैविक खाद के बनने में सहायता प्रदान करते हैं, ठीक। अगला, दलहनी पौधों की जड़ों के पिंड में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। अरे बाप रे, राइजोबियम, एजिडोबैक्टर, स्टेफाइलोकोकस। चलो 3 ही ऑप्शन रखो इसमें, अगला ऑप्शन इसमें आ गया क्या, नहीं, ठीक है। चलो 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए। दलहनी फसल, ऐसे फसल जो दाल वाले फसलें हैं, उनके जड़ों में एक जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया करता है। तो इसको हम दलहनी फसलों में इसीलिए क्या नहीं डाला जाता है, खाद नहीं डाला जाता, क्योंकि खाद में छोटे मोटे बैक्टीरिया जीवाणु हो सकते हैं, तो वो फसल को नुकसान करेंगे। सर ठीक, ये चलो इसका क्या होगा, राइजोबियम।
इसका सही आंसर क्या होगा? राइजोबियम होगा, ठीक है ना। चलो बच्चा, बिहार बोर्ड ने जो आंसर सही माना है हम उसको लेके चल रहे हैं, ठीक है ना बच्चा। चलिए बच्चा, चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? राइजोबियम, स्यूडोमोनास, ए और बी दोनों, ईस्ट। 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर, 88 का क्या होगा? 88 का क्या होगा? नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया करता है कौन? राइजोबियम करता है। कौन करता है? राइजोबियम नामक जीवाणु दलहनी फसलों के जड़ों में पाया जाता है, जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करके पौधों को देता है, ठीक है ना। चलो 69 को अभी हम देख लेंगे। चलो, इको R1 पूरा पढ़ते हो, इस्चेरिशिया कोलाई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, या फर्स्ट पढ़ते हो, ठीक है ना। एंजाइम का स्रोत क्या है? जाहिर सी बात है, ई कोलाई है तो ई कोलाई है। इसका स्रोत क्या है? एक जीवाणु जिसका पूरा नाम है इस्चेरिशिया कोलाई या ई कोलाई, जिससे इको R1 नामक एंजाइम प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना बच्चा। चलिए, हाँ बच्चा शुभम जी, आपका हम अभी देख लेंगे, अभी आप क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए, ठीक। चलिए अगला है, एग रोज किससे प्राप्त होता है? तो मक्का से, कि समुद्री घास से, कि साइकस से, कि इनमें से कोई नहीं। 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर, 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा क्या? अमरजीत शर्मा जी, आपका अगली क्लास भी है, ठीक है ना, इसलिए 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर है समुद्री घास। एग रोज किससे प्राप्त होता है? समुद्री घास से, ठीक। अगला क्वेश्चन, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसको प्रतिबंधन एंजाइम भी कहते हो, एक्सोन्यूक्लिएज, इंडोन्यूक्लिएज, लाइगेज, पॉलीमरेज, बताओ कौन सा है इसमें से? 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किससे संबंधित है? एक्सो से, कि इंडो से, कि लाइगेज से, कि पॉलीमरेज से? अगर इसमें ऑप्शन दोनों होता तो हम लोग दोनों की तरफ जाते, इस पे और इस पे, दोनों में जाते। लेकिन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को प्रतिबंधन एंजाइम कहते हैं, जिसकी सहायता से डीएनए को मध्य भाग से काटा जाता है, इसलिए इसको रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोज कहते हैं। इंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर होता है, ठीक है ना। चलो, आवाज तो ठीक है। अगला है 92, GATCC, ये क्या है? नाइट्रोजनस बेस पेयर है। GAATTC निम्नलिखित में से किसका रिकॉग्निशन साइट है? कहां पर पाया जाता है? रिकॉग्निशन साइट मतलब पहचान स्थल, डीएनए में कहां पाया जाता है? हिंद थर्ड पर, इको R1 पर, बैम फर्स्ट पर, या हे थर्ड पर, ठीक है ना। चलो बताओ, 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। 92 का आंसर है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फर्स्ट पे पाया जाता है, रिकॉग्निशन साइट पहचान स्थल वहां पर होता है वो, ठीक है ना बच्चा। चलिए, वेरी गुड। चलो एक बार मिलके सब लोग क्लास को शेयर कर दो, एक बार और क्लास को शेयर करो सब लोग मिलके, ठीक है ना बच्चा। चलो अगला है, निम्नलिखित में प्लाज्मिड कौन है? बैम इन फर्स्ट, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फर्स्ट, पॉलीबर, बोलीवर, रोड्रिगेज 322, हिंद थर्ड, बताओ बताओ। हाँ, 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर, माइक सही है, माइक सही है, वही चेक कर रहे थे, माइक सही है। 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर, 93 पूरा क्वेश्चन करके जाना। 93 क्या है? PBr 322, ठीक है ना। चलो अगला है, टी प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, उसको पूरा पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? एग्रोबैक्टीरियम राइजेंस से, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफियन से, ए और बी दोनों से, बैसिलस सबटिलियस से, बताओ। 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर, नीरज कुमार जी माइक सही है, ठीक है ना। 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए, बताओ। टी प्लाज्मिड किससे संबंधित है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफियन से संबंधित है, जिससे हम बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस की सहायता से बीटी फसल का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन, AMPR जीन किससे प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने हेतु उत्तरदायी है? रोगाणुओं में, कीटों में, प्रतिजैविक में, सूखा के विरुद्ध। चलो 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दो। 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर, चलो 95, इसका वेट करते हैं बच्चे। 95 क्वेश्चन का आंसर करो। 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर, अरे वाह, अरे वाह, एकदम जोश दिखा रहा तुम लोग, बढ़िया से। 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर, 95 का क्या होगा? सी, प्रतिजैविक में, ठीक है ना। चलो 96 किस में? RNAi, ठीक है ना, का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रित करने हेतु किस पौधे में किया जाता है? तंबाकू में, आम में, कि आलू में, कि पॉपी में, ठीक है ना। पॉपावर भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। चलो 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। 96 का क्या होगा? 96 का क्या होगा बच्चा?
96 का होगा ए, क्या होगा, तंबाकू में। 96 का क्या होगा, ए, तंबाकू। अगला क्वेश्चन है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जाने जाते हैं किसके लिए, जैविक बंदूक के रूप में, आणविक कैंची के रूप में, प्लाज्मिड के रूप में, माइक्रोपीपट के रूप में। तो ये पाया जाता है डीएनए की कैंची भी कहते हो या आणविक कैंची भी कहते हो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को, ठीक है ना बच्चा, तंबाकू नहीं। ठीक, बाहरी डीएनए को मेजबान डीएनए में लाने हेतु किसका उपयोग किया जाता है, वेक्टर डीएनए को प्रोब डीएनए में इंग्लिश में लिखा है, जीन गन का, माइक्रोपीपेट का, ए और बी दोनों का, इनमें से कोई नहीं। किसका उपयोग किया जाता है, ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाले चैप्टर में पढ़े होगे, ठीक है ना। चलो, किसका उपयोग किया जाएगा, 98 नंबर क्वेश्चन का, 98, जल्दी जल्दी जल्दी, 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर, वापस नहीं जाना है, पूरा क्वेश्चन करके जाना है। 98 का क्या होगा, सी, ए और बी दोनों सही है, ठीक है ना बच्चा। चलो अगला है, ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा होती है, ये तो आप लोग पहले पढ़े हो, विटामिन ए। ट्रांसजेनिक रूपांतरित फसल जो होता है उसमें विटामिन ए की मात्रा क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, ठीक है ना। चलो, और वो भी कौन से, धान के फसल में। ट्रांसजेनिक चूहों का प्रयोग किसके लिए किया जा सकता है, वैक्सीन के सुरक्षात्मक जांच के लिए चूहों पर प्रयोग आप लोग देखे ही होंगे। कोरोना वैक्सीन जब भी बनाई गई तो सबसे पहले मनुष्यों पर आजमाया नहीं गया, वो किसी जानवर पर आजमाया गया होगा। अगर वो जानवर में वो सफल हो गया तो जाहिर सी बात है वो मनुष्यों के लिए भी क्या होगा, सफल होगा। उर्वरक की क्षमता के प्रभाव हेतु, जैविक प्रतिजैविक की खुराक हेतु, इन सभी हेतु 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए, 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर 100। चलिए, अच्छा, इसलिए शेयर नहीं करती है बच्ची क्योंकि उसके दोस्तों को नहीं बताना चाहती कि क्या नाम है, स्नेहा चंदा जो भी है, कि मैं ऑनलाइन क्लास करती हूँ। बाप रे बाप। चलो बताओ, 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या करोगे, लालच, लालच, वाह रे लालची इंसान। 100 का ए। तो सबसे पहले तो एक बार अपने लिए ताली बजाइए कि आज आप लोगों ने 100 क्वेश्चन इसमें कर लिया। अभी 40 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको भी आराम से कर लिया जाएगा। 40 क्वेश्चन के लिए आप लोग रुकिए, पूरा 16 चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा एकदम बढ़िया से। दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर इसको 1-2 बार देख लिए तो एग्जाम टाइम तक याद रह जाएगा, ठीक है ना बच्चा। चलो अब आते हैं 101 नंबर क्वेश्चन में। फ्लेवर सेवर इनमें से क्या है, फ्लेवर सेवर इनमें से क्या है, तो फ्लेवर सेवर इनमें से है परजीवी टमाटर की एक प्रजाति, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लेवर सेवर, ठीक है ना। चलो बच्चा, हाँ वेरी गुड। फ्लेवर सेवर क्या है, परजीवी टमाटर। दूसरा, सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम इनमें से क्या था, डेजी, मेजी, डॉली की रोजी, जिसको हम लोग किसके द्वारा बनाया गया था, परजीवी गाय, मतलब दूसरे जीवों के आनुवांशिक लक्षणों को जोड़कर बताया गया था। जीभ दिखा लो, हाथ दिखा लो, जो भी करो, पर पढ़ाई करो, ठीक है ना बच्चा। चलो 102 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 102 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी, उसका नाम था रोजी, जो सबसे पहले बनाई गई थी ट्रांसजेनिक काऊ, ठीक है ना। चलो अगला है, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन क्या है, एक एंजाइम है, गठिया के इलाज के लिए प्रयुक्त होता है, एक एंटासिड है, वात स्फीति के इलाज के लिए प्रयुक्त होता है। वात स्फीति को हम लोग एम्फाइसीमा, एक बीमारी है एम्फाइसीमा, ठीक है ना, ये एक बीमारी है, उसी की हिंदी है वात स्फीति, ठीक है ना। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा, 103 का, 103 का आंसर क्या होगा बच्चा, 103 का आंसर, 103 का आंसर होगा वात स्फीति के इलाज के प्रयोग में किया जाता है, या एम्फाइसीमा के इलाज में प्रयोग किया जाता है। हंस लो हंस लो हंस लो, दोबारा मौका नहीं आएगा। हाइब्रिडोमस किसके लिए कार्यरत है, हाइब्रिडोमस किसके लिए कार्यरत है, तो कायिक संकर के उत्पादन के लिए, कैंसर कोशिकाओं के मारने के लिए, प्रतिजैवों के संश्लेषण के लिए, मोनोक्लोनल प्रतिरक्षण के संश्लेषण के लिए। तो 104 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ, 104 नंबर क्वेश्चन का आंसर, चलिए बताइए 104 नंबर क्वेश्चन का आंसर, 104 नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी, ठीक। चलो अगला है, पाश्चुराइजेशन में गर्म करते हैं किसको, केवल दूध को, किसी भी तरल पदार्थ को 100 डिग्री सेल्सियस पर, किसी भी तरल को 70 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, किसी भी तरल को 70 से 80 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके उसे शीघ्रता से क्या करते हैं, ठंडा कर लेते हैं। अगर यही 62 डिग्री सेल्सियस पे लिखा होता तो हम उसके आधे घंटे तक गर्म करते, ठीक है ना। पाश्चुराइजेशन की क्रिया में यही की जाती है। माइक सही है भाई, ठीक है ना। चलो माइक
माइक में अगर प्रॉब्लम हो तो एक बार बताओ, हम बैटरी चेंज कर लेते हैं। सर टर टर कर रहा है आपका माइक, वो पीछे वो चल रहा है, क्या बोलते हैं, ड्रिल मशीन चल रहा है कभी कभी, इसलिए वो कर रहा है, ठीक है ना। चलो आवाज जा रही होगी, ठीक। लिखा है आनुवांशिकता अभियांत्रिकी और जीवाणुओं के किसके उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है? प्रोजेस्टेरॉन के लिए, इंसुलिन के लिए, एस्ट्रोजन के लिए, कि थायरॉक्सिन के लिए? सब हार्मोन के नाम है, किसके लिए उपयोग किया जाता है? 106 नंबर क्वेश्चन का आंसर, 106 नंबर क्वेश्चन का आंसर। हम 1 मिनट चेक करवाते हैं माइक, ठीक है ना। वीडियो चला के देख लेना जरा, माइक में दिक्कत हो रही है क्या। 106 नंबर क्वेश्चन का आंसर, 106 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए, 106 का आंसर। चलो बी इसका है, इंसुलिन के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि मानव में पैंक्रियाज जब पूरी तरीके से सही होता है तो खराब हो जाता है उसका बीटा सेल, तो इंसुलिन नामक हार्मोन का स्रावण रुक जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इंसुलिन को कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है। बच्चा माइक सही है, वो पीछे ड्रिल मशीन चल रही थी तो उसकी आवाज़ आपके फोन में जा रही थी, अभी मशीन वो बंद है तो आप परेशान ना होइए, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है? मृदा का, पौधों का, जल का, कि जंतुओं का? जल धारण क्षमता मतलब जल को इकट्ठा करना, तो जल को इकट्ठा करने का कार्य कौन करती है? मृदा करती है। तो मृदा की जल धारण क्षमता अलग अलग मिट्टी में अलग अलग होती है, ठीक। चलो अगला, मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण है अगेव, नागफनी, ए और बी दोनों, ट्रापा। मरुस्थलीय पौधे वह पौधे होते हैं जो अपने शारीरिक संरचना में परिवर्तन करके जल हानि की क्रिया को रोकते हैं ताकि उनका जीवन यापन आसानी से हो सके। तो इन चारों में से पूछ रहा है कि कौन है। 108 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर दीजिए, हम भी संतुष्ट रहेंगे, जो कि पूरी तरीके से सही है, ए और बी दोनों, अगेव और नागफनी दोनों मरुस्थलीय पौधों के क्या है, अनुकूलन के उदाहरण है। जलमग्न पौधों में रंध्र कैसे होते हैं? लिखा है जंतुओं का, ठीक है ना, जलमग्न पौधों में, ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं है बच्चा, इस ऑप्शन को थोड़ा सा मिटा लीजिए, इस ऑप्शन को थोड़ा सा कलर कर लीजिए, ये ऑप्शन इसमें से नहीं आ गया गलती से एक। चलिए कोई बात नहीं, आप बताइए, दोनों सतहों पर बराबर होते हैं? ऊपरी सतह पर होते हैं, किसी भी सतह पर नहीं होते हैं, निचली सतह पर होता है। दो जो पौधे बच्चा जल में पूरी तरह से डूबे होते हैं उसके किसी भी सतह पर रंध्र नहीं पाए जाते, लेकिन जो पौधे जल की सतह पर तैरते रहते हैं उनके ऊपरी सतह पर रंध्र स्टोमेटा पाए जाते हैं, ठीक है ना बच्चा। चलिए बच्चा, कल भी क्लास बंद रहेगा सर? मेरी क्लास चलेगी। तापक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? तापक्रम सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कारक है। तापक्रम विषुवत रेखा से ध्रुवीय क्षेत्र की तरफ घटता है। तापक्रम ऊंचाई बढ़ने पर बढ़ता है। तापक्रम पहाड़ के शिखर पर कम होता है। असत्य पूछा है इसमें, इसमें असत्य के बारे में पूछा है। ओहो कलर चेंज करना पड़ेगा, इसमें असत्य पूछा है। बताओ 110 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ, 110 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी, तापक्रम ऊंचाई पर जाने पर घटता है न कि बढ़ता है, ठीक है ना। बाकी सारी बातें इसमें सही है सर, क्योंकि हम नहीं बताते हैं, क्योंकि वह ऑनलाइन क्लास करते हैं। चलो ठीक है, वांछित विशेषकों ट्रेट्स को विकसित करने का कार्य प्राकृतिक वर्ण द्वारा किस स्तर पर किया जाता है? प्राकृतिक वर्ण कहने का मतलब प्राकृतिक चुनाव, प्रकृति इसका चुनाव करती है, जो अपने अपने आप को वातावरण में ढालने की क्रिया करता है उसी कहते हैं, वो अपने आप को जिंदा रह सकता है। जैसे अभी ठंडक का मौसम आया, हम ठंडक के बचने के लिए गर्म कपड़ों का प्रयोग ना करें तो हम मर जाएंगे, तो उसी को प्राकृतिक वर्ण की श्रेणी में रखते हो। तो कह रहा है व्यष्टि स्तर पर, समष्टि स्तर पर, समुदाय स्तर पर, पारिस्थितिकी स्तर पर। तो 111वें नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 111वें नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी स्तर पर। समष्टि का मतलब होता है पॉपुलेशन या समुदाय एक तरीके से, ठीक है ना। चलो ज्यादा नहीं, ठीक, थोड़ा सा क्वेश्चन बचा है। रामदेव मिश्रा किससे संबंधित हैं? पारिस्थितिकी से। चलो रामदेव मिश्रा किससे संबंधित हैं? पारिस्थितिकी से जनक हैं वो, ठीक। भारत में निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है? घास का, बकरी का और सेक का। घास प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन बनाएगा, जिसको बकरी खाएगी शाकाहारी और शाकाहारी को खाएगा कोई मांसाहारी। बाकी सब ऊपर नीचे है, आगे पीछे है, गलत है पूरी तरीके से, ठीक है ना। अरे बाप रे, पवन कुमार जी ने बड़ा टफ क्वेश्चन पूछ लिया। पारिस्थितिकी तंत्र की आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऊर्जा का प्रवाह लिंडमैन ने दिया था, जो एक दिशिक होता है, एक दिशिक होता है, वो वापस नहीं आता। जैसे ये क्रम से आगे बढ़ेगा, कभी इधर नहीं खाया जाएगा, जब भी खाया जाएगा ऐसे ही खाया जाएगा। तो ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशिक होता है, ठीक है ना। चलो, एक पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे क्या होते हैं? हरे पौधे भैया उत्पादक होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या करते हैं? भोजन का। चलिए बच्चा कथन, चलो इसका आंसर कीजिए। 116 का, 116 का आंसर कीजिए।
चलिए बच्चा 116 का आंसर, आप लोगों की मैथ की क्लास है तो जल्दी से इसको करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है ना। 116 का आंसर कर लीजिए। चलिए 116 का आंसर क्या होगा, ए। दोनों कथन क्या है, सही है, और कथन एक की सही की व्याख्या भी करता है। कथन को पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। अरे फिर से टिक कर देते हैं। चलो इसका सही आंसर क्या होगा, ए। चलो अगला 117 है, चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है, संतुलित क्षेत्र में, संक्रमण क्षेत्र में, नग्न भूमि में, इनमें से कोई नहीं। तो 117 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी। हम टिक कर देते हैं बच्चा। हाँ डी, चलो माइक सही है। चलो चलो ठीक है ना। 118 पे आते हैं, लाइकेन किनके क्रम का अग्रणी है, जल क्रम का, शैल क्रम का, मरु क्रम का, ए बी और सी दोनों। 118वें नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसको जल्दी से टिक कर लीजिए, आप लोगों की अगली क्लास है और इसको देख भी लीजिएगा, आराम से याद भी हो जाएगा, ठीक। अगला, मृद जलीय तालाब में उर्वरक डाले जाने से क्या होता है। तो मृद जलीय तालाब में उर्वरक डालने से जलीय जंतुओं में वृद्धि होती है, मछलियों की आबादी में वृद्धि होती है, जलीय पौधों की मृत्यु होती है, सुपोषण होता है। 119 का क्या हो जाएगा, डी, सुपोषण होता है। लास्ट क्वेश्चन है बच्चा आज का लास्ट क्वेश्चन, भू जैव रासायनिक चक्र का अर्थ है। अच्छा नहीं, अभी और क्वेश्चन है। भू रासायनिक चक्र का जल का चक्र, किसी भी पानी में ऊर्जा का चक्र, परितंत्र में पोषण इन तत्वों का चक्र, पौधों तथा वातावरण के बीच गैसों का चक्र। तो 120 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी बच्चा। एकदम देखते जाइए आराम से, ठीक। 121, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान संबंधित है किससे, घड़ियाल से, गेंडे से, बाघ से, कि चिड़ियाघर से। तो 121 का क्या हो जाएगा, डी, घड़ियाल के लिए ये संबंधित है, उसमें घड़ियाल पाए जाते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में उपस्थित है। तो जाहिर सी बात है वो असम में, या एक सिंग वाले गेंडे वहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चा, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है फ्लोरा की, फाउना की, पारिस्थितिकी तंत्र की, ए और बी दोनों की। फ्लोरा और फन्ना मतलब पौधों और जंतुओं की जातियों की बात करी जाए तो 123 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों की बात संरक्षित किया जाता है। चाहे वनस्पति उद्यान बनाओ, चाहे चिड़ियाघर बनाओ, वनस्पति उद्यान में पौधों को, चिड़ियाघर में क्या किया जाता है, जंतुओं को रखा जाता है। बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है पवित्र उपवन, राष्ट्रीय उद्यान, बीज बैंक, जंतु उद्यान। किसी जीव को उसके प्राकृतिक स्थान से हटाकर क्या कर रहे हो, किसी दूसरी जगह ले जाकर उसे संरक्षित करोगे तो उसे क्या कहते हैं, बाह्य स्थानीय संरक्षण। क्वेश्चन गलत हो गया क्या, बीज बैंक कहते हैं, हाँ ठीक, ठीक है ना। चलो अगला है, निम्नलिखित में से कौन संकटग्रस्त स्पीसीज है, अमरबेल, लैटिना, नेफेंथीज। नेफेंथीज इसमें संकटग्रस्त लक्षण है क्योंकि ये कीट बच्ची पौधा है और ये दलदल वाली भूमि पर पाए जाते हैं। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वो अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर लेते हैं। अगर उनको नाइट्रोजन नहीं मिलेगा तो ये संकटग्रस्त की श्रेणी में आ जाते हैं, ये नष्ट होने लगते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसी आनुवांशिक विविधता भारत में अत्यधिक है, गेहूं की, दाल की, चाय की आम की। भारत में आम की सबसे अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है ना, यही इसलिए आनुवांशिक रूप से पूरी तरीके से विभक्त है। विश्व में पाए जाने वाले जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है, भारत में कुल 4 हॉटस्पॉट पाए जाते हैं और विश्व में कुल 3, ठीक है ना, 34, विश्व में कुल 34। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कब, 5 जून को। अगला है, रेड डाटा बुक में सम्मिलित किया जाता है विलुप्त हो रहे पौधों की सूची में, दुर्लभ पौधों की सूची में, आपत्तिग्रस्त सूची में, मतलब सभी में। रेड डाटा बुक के पन्ने गुलाबी होते हैं, जिसे WCU जारी करता है, वर्ल्ड हेल्थ कंजर्वेशन वाला भाग, जिसमें ऐसे प्राणियों को स्थान दिया जाता है जो विलुप्त हो रहे हैं या विलुप्तता के कागार पर पहुंच गए हैं। अगला क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां है, तो सिंह के लिए है कि सिंह के लिए, शेर के लिए, गुजरात में है, जिसमें शेरों को संरक्षित किया जाता है। और फिर क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषक सूचक है, शैवाल, लाइकेन, कवक या इनमें से सभी। मतलब कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, इसको कौन बताता है, तो इसको बताता है शैवाल बताता है, ठीक है ना। सल्फर डाइऑक्साइड किससे संबंधित है, सॉरी 131 का बी होगा, लाइकेन बताता है, ठीक है ना, जो कवक और शैवाल के बीच की कड़ी है, योजक कड़ी। WHO द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है, देखो WHO द्वारा पूछेगा तो 45 डेसिबल, लेकिन अगर पूछेगा मनुष्य सामान्यतः कितनी ध्वनि सुन सकता है, तब 20 से 30। अम्लीय वर्षा का कारण क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो 133 नंबर क्वेश्चन का आंसर टिक कर दीजिए आप लोग। 133 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, बी हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। बस 7 क्वेश्चन और। लाइकेन सूचक है किसका, सल्फर डाइऑक्साइड का, अभी टिक किए हो थोड़ी देर पहले। 134 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलो 135 क्वेश्चन, मानव साधारणतः कितनी ध्वनि को सहन कर सकता है, 130 20 से 30 डेसिबल, लेकिन अगर कहेगा WHO के आंकड़ों के अनुसार तब 45, जो अभी पीछे टिक किया हो। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक है किसका, 136 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए, वायु प्रदूषक का। किसका, 136 का, वायु प्रदूषक का। फिर अगला क्वेश्चन है, फोटोकेमिकल स्मॉग
कौन हमेशा उपस्थित होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड की मीथेन। 137 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी, जो कि है ओजोन। और लास्ट क्वेश्चन कथन ए का, इसका सही होगा क्या? ए। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगरा का ताजमहल मथुरा तेल रिफाइनरी के उत्सर्जन के कारण खतरे में है, और मथुरा तेल रिफाइनरी के प्रकृति में सल्फर डाइऑक्साइड की उत्सर्जन हो रही है, जो कि पूरी तरीके से सही है। दोनों कथन सही है, और दूसरा कथन पहले कथन के बारे में ही है, इसलिए इसका आंसर यही होगा। तो बच्चा, अभी आप लोगों की 10 मिनट के बाद मैथ की क्लास है, सीधे जाइए। मैथ की केमिस्ट्री की क्लास है आई थिंक, या मैथ की क्लास कंफर्म नहीं है, पर कोई क्लास है। तो सबसे पहले थैंक यू पूरी क्लास को देखने के लिए। क्लास कैसे ही खत्म होती है, जैसे ही आप रिलैक्स होते हैं, रात में एक बार इसको स्पीड में देख लीजिएगा, पूरा ऑप्शन आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए, कल मिलते हैं इसी टाइम पे, तब तक के लिए जय हिंद, मुस्कुराते रहिए, गुड नाइट, बाय, ख्याल रखिए अपना।